जय हिंद दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 20। लेक्चर नंबर 19 में ये क्वेश्चंस डिस्कस हो चुकी थी, तो हम नेक्स्ट आगे इस टॉपिक को करेंगे इसके आगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुका है प्रीवियस लेक्चर में। तो ये चीज़ अभी करना कोई टाइम वेस्ट कहलाएगा। ऑलरेडी लेक्चर 19 में ये चीज़ इंक्लूड है। लेक्चर 20 स्पेशली शेड्यूल 3 के लिए है, इसलिए इसको हम शेड्यूल 3 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, इसका आंसर है। चलिए फाइनली शेड्यूल 3 यहाँ से स्टार्ट होता है सर। ठीक है, 1 बाय 1 हम इसको कॉपी से फिर बुक से इंक्लूड करेंगे। ठीक है, शेड्यूल 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। ठीक है, फॉर्मेट एंड इंस्ट्रक्शंस बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से बनाना चाहिए, उसका क्या फॉर्मेट होता है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर इन सारी चीज़ों का प्रेजेंटेशन वगैरह शेड्यूल 3 हमें बताता है कि कौन सा चीज़ फेस वैल्यू पर, कौन सा चीज़ कहाँ दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। देखिए जनरली शेड्यूल 3 सर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, डिवीज़न 1, डिवीज़न 2, डिवीज़न 3। डिवीज़न 3, ठीक है, ये तीनों पार्ट में ये डिवाइड होता है। इन चीज़ों को जानने से पहले हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट नॉलेज के लिए बिल्डअप करना चाहिए कि आखिरकार यह है क्या और कौन लाता है, कहाँ से आता है सर। तो देखिए देयर आर 2 टाइप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, 2 तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है इंड एस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक होता है एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, दोनों मिलाकर एएस एंड इंड एस बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब दोनों, ये इसको बनाता कौन है सर, एएस को और इंड एस को दोनों मिलकर बनाता है। कौन दोनों सर? आईसीएआई एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ठीक है, एमसीए एमसीए और आईसीएआई दोनों मिल के सर ये स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं। ठीक है, जनरली सर किस पे लगता है एएस और किस पे लगता है इंड एस। तो देखिए इंड एस की पहले हम बात करते हैं। इंड एस मोटी कंपनी पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, मोटी कंपनी मीन्स जिनका 250 करोड़ के प्लस हो नेटवर्थ। ठीक है सर, 250 करोड़ से नेटवर्थ ऊपर होगा तो इंड एस लगेगा, और 250 करोड़ से नेटवर्थ नीचे होगा तो सिर्फ एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेगा। ठीक है सर, और इंड एस किस पे क्या क्या है सर, कैसे है सर? लिस्टेड कंपनी पर भी एप्लीकेबल है और सारे लिस्टेड कंपनी पर एप्लीकेबल है। ठीक है, बट अनलिस्टेड कंपनी पर एप्लीकेबल है सिर्फ वही कंपनी अनलिस्टेड वाली जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, नेटवर्थ का मीन्स क्या होता है सर? ऑल एसेट माइनस ऑल, एक मिनट देख लें कहाँ गया आप, स्टार्ट किए किस लेक्चर से, वो चीज़ सामने रख लो। इसको बड़ा करके भी देख सकते हैं, वहाँ थोड़ा दिख माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। अच्छा वो है, हाँ वही चीज़ लिखा हुआ है। येलो रेड का कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो जा रहा है। नेटवर्थ मीन्स सर उसको नेट एसेट भी कहते हैं, उसी को शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं। ठीक है, ये नेटवर्थ सर इस चीज़ को निकालते कैसे हैं? ऑल एसेट माइनस ऑल आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, आपको मिल जाएगा आपका नेट एसेट्स या नेट वर्थ या शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है सर, अलग अलग जगह पर ये 3 टाइप्स की आपने वर्ड देखा, ये तीनों वर्ड अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्ड यूज़ होता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है सर सॉरी, देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोटी कंपनीज पर एप्लीकेबल होती है। ठीक है, ए लिस्टेड कंपनी पर एप्लीकेबल है, सॉरी अनलिस्टेड कंपनी पर एप्लीकेबल है।
ठीक है। वो अनलिस्टेड कंपनी जिसका नेटवर्थ लेस देन 250 करोड़ है, ठीक है सर। दैट मीन्स अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो उस पर लगेगा इंड एस पूरा का पूरा, ठीक है। बट सर अनलिस्टेड में 2 कैटेगरी है, ठीक है। एस भी लगता है, इंड एस भी लगता है। एस उस पर लगता है जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, और इंड एस उस पर लगता है जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा है सर, ठीक है। ओके, बेसिकली इसमें सर डिफरेंस और क्या डिफरेंस है सर, तो देखिए इंड एस इज़ बेटर देन एस, क्योंकि ये जस्ट 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। और एस जो है वो पुराना है और 1980 से चला आ रहा है, ठीक है। अमेंडमेंट्स वगैरह होते हैं, एज चलते आ रहा है, ठीक है। चलिए तो इसको नेक्स्ट में देखते हैं। डिवीज़न 1, डिवीज़न 2, डिवीज़न 3 सर शेड्यूल 3 का कुछ कॉन्सेप्ट तो पढ़े हैं, बट ये क्या होता है सर, डिवीज़न 1 पे इंड एस लगता है और ये बेस्ड होता है कंपनीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो डिवीज़न 2 और डिवीज़न 3 सर बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब पे लगता है, जैसे NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एग्जांपल मुथूट गोल्ड लोन, टाटा कैपिटल, आदित्य बिरला फाइनेंशियल कंपनी, इन सभी पर डिवीज़न 3 एप्लीकेबल होता है, ठीक है सर। ये सारी चीज़ें हमें फाइनल लेवल पर पढ़नी है, ठीक है। डिवीज़न 2 और डिवीज़न 3 एट द लेवल ऑफ फाइनल, सो इसका भी बात ना करें। चलिए इसको डिस्कस करते हैं सर, जिसे हमें इंटरमीडिएट लेवल पर देखना है। ये इंटरमीडिएट लेवल पर आता है ओनली डिवीज़न 1। डिवीज़न 1 होता क्या है सर, कंपनीज ऑन विच एएस इज़ एप्लीकेबल, वो कंपनी जिस पर एएस एप्लीकेबल है। दैट मीन्स हमें इंटरमीडिएट लेवल पे वो सारी अनलिस्टेड कंपनीज़ के बारे में पढ़ना है जिनका कि नेटवर्थ 250 करोड़ से नीचे है सर, ठीक है। ओके, और फाइनल लेवल पे हमें सर वो चीज़ पढ़ना है जिनका 250 करोड़ से ऊपर है अनलिस्टेड कंपनी का नेटवर्थ, और प्लस लिस्टेड कंपनी का तो सर वो तो अनलिस्टेड का कैटेगरी है, अनलिस्टेड कंपनी का तो सर पूरा पढ़ना है फाइनल में, ठीक है। ओके सर, तो चलिए इसे देखते हैं, शुरुआत करते हैं। एस, इंड एस या शेड्यूल, सर ये सारी चीज़ आती कहाँ से, कौन लाता है, कौन इतना टेंशन देता है सर ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी के अंदर देखिए कौन आपको इतना टेंशन दे रहा है। नंबर 1, आप देखोगे बच्चे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ठीक है। ये क्या करता है, ये अप्रूवल देता है या अप्रूवल कराता है MCA, ठीक है। इन सारी चीज़ों को लागू करवाता है कौन, MCA, ठीक है सर। सर लागू तो ठीक है, पर लागू होने से सर पहले, उससे पहले, लागू होने से पहले कोई तो बनाता होगा, कोई तो ऐसा होगा, चिड़िया पंछी है ना, पंछी आपके सिलेबस पे भी है, बाज, नज़र रखें बाज की तरह, बट वो लगता है स्टूडेंट जगह नहीं है, उसका मतलब है कि एक CA का स्टूडेंट हर तरह से सचेत है और वो जगा हुआ है, बट ओरिजिनल में जब आप CA के स्टूडेंट से मिलेंगे तो उसकी आंख में हमेशा नींद होगा, वो सिर्फ दिख रहा है कि जगा हुआ है लेकिन वो अंदर से सोया हुआ है। ऐसा हमारे सर कहते थे, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा पानी पीना पड़ेगा। तो देखिए सर, वो बनाता कौन है, ICI बनाता है, नाम तो सुना होगा। ICI बच्चा है इसका सर, किसका बच्चा है सर, ICI किसका बच्चा है, हाँ ICI को जन्म किसने दिया, MCA बनाया है ICI को। क्यों ICI ही बनाता है AS, इंड एस, शेड्यूल 3, ये सब कुछ, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड मीटिंग के द्वारा ये सब बनाया जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जनरल मीटिंग वगैरह बोर्ड का होते रहता है, उसमें अमेंडमेंट्स वगैरह लाते हैं, कमेटी है एक, वहीं लोग सर रेगुलेट करते हैं ICI को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फाइनली सर। अब हम अपने सिलेबस पे आएंगे, शेड्यूल 3 का पार्ट पढ़ना है, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बड़ा चीज़ है ये, बट इंटरमीडिएट लेवल पे हमें जितना पढ़ना है, जो मेन हेड्स जितनी चाहिए उससे हम ऊपर लेवल तक ही पढ़ेंगे। बट ये शेड्यूल 3 पूरा नहीं है, याद रखिएगा। शेड्यूल 3 का अलग से सेपरेट मोटा बुक है, उसका
अलग, तो दैट मीन्स इट्स लिमिट एंड पावर ऑफ शेड्यूल 3 ठीक है। चलिए सर, डिवीज़न 1 फाइनली स्टार्ट करते हैं शेड्यूल 3 का डिवीज़न 1, जिसमें हमें पढ़ना है सर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, फिर बैलेंस शीट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, फिर उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल बैलेंस शीट, फिर इससे रिलेटेड कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है सर। जनरली एक चीज़ पॉइंट था वो बता देते हैं, ऑलरेडी पिछले वीडियोस में शायद या आगे वीडियो में कहीं आगे पीछे होगा बताया हुआ है, टू टाइप्स ऑफ कंसोलिडेटेड। हाँ, स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ये चीज़ बताया हुआ है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको अच्छे से लेक्चर नंबर 1 में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, इसलिए इसको भी हम यहाँ नहीं कंटिन्यू करेंगे। अभी हम जनरल इंस्ट्रक्शंस को सर देखेंगे। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए डिवीज़न 1 क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस कहता है? जनरल इंस्ट्रक्शन कहता है सर कि नंबर 1, जो भी कंपनी एस के रूल को फॉलो करेगी, ठीक है, उसे शेड्यूल 3 को भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स एग्जाम्पल, छोटी कंपनी जिनका नेटवर्थ लेस देन 250 करोड़ हो, उसको एस फॉलो करना पड़ेगा और उसको सर साथ में शेड्यूल 3 भी फॉलो करना पड़ेगा, दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 2, एस प्लस शेड्यूल 3। एस का अपना डिस्क्लोजर्स एंड रिक्वायरमेंट्स, एस अपना डिस्क्लोजर्स एंड रिक्वायरमेंट बताता है, शेड्यूल 3 सर अपना डिस्क्लोजर्स एंड रिक्वायरमेंट बताता है। तो सर ऐसे केस में क्या करें? सर ये तो सर जी लूपहोल होगा भैया। नहीं, लूपहोल नहीं है, ध्यान से देखिए। आपको दोनों का, ठीक है, रूल्स मीन्स रूल्स रिगार्डिंग डिस्क्लोजर्स एंड रिक्वायरमेंट फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं कि एस को फॉलो करें शेड्यूल 3 को छोड़ दें, या शेड्यूल 3 को फॉलो करें एस को छोड़ दें, ऐसे नहीं है सर, ऐसे नहीं चलेगा। आपको दोनों का, ठीक है, बोथ एस एज वेल एज शेड्यूल 3 दोनों का ही डिस्क्लोजर्स एंड रिक्वायरमेंट फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है सर। आइए अब इससे रिलेटेड सर एक क्वेश्चन आया सर, बड़ी जोर से क्वेश्चन आया सर। कैसा क्वेश्चन है? नालायक बच्चों, एक क्वेश्चन लेके आ गए। यस सर, इफ़ कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए सर एस एंड रूल एंड एस में और सर शेड्यूल 3 में, तो क्या करेंगे सर? हैं, अब हम समझते हैं कि हम ही बहुत तेज हैं, ठीक है, बट हाँ, टीचर हमसे बहुत ऊपर है, गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है, ध्यान रखें। तो हमारे सर ने जवाब दिया कि बेटा अगर एस और शेड्यूल 3 आपस में टकरा जाएं, ठीक है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, जैसे महाभारत में लड़ाई होता है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, दो तीर आके टकरा गया, एक तीर है एस का, एक तीर है सर शेड्यूल 3 का, ठीक है, इन दैट केस सर कौन जीतेगा? अबे झगड़ा नहीं हो रहा है भैया, टेक। एस कुछ बोल रहा है, शेड्यूल 3 कुछ अलग बोल दिया, इन दैट केस एस का बात को मानेंगे एंड फॉलो करेंगे। इन दैट केस याद रखना, दो तीर आके टकरा रहा है, ठीक है, एस का तीर जीत जाएगा जब वो शेड्यूल 3 के तीर से टकरा रहा होगा तो। ओके सर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 का ही 2 है ये, उसी में है। जब तक आपको स्पेसिफिकली ना बोला जाए फेस पर मत दिखाना फेस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी ऐसा आइटम, ठीक है, जब तक उसको ना कहा जाए फेस पे दिखाने, तब तक उसको फ्रंट में आप नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट भी आगे हम डिस्क्राइब करेंगे, वहाँ पे हम सारी चीज़ों को आगे समझेंगे कि सर क्या फेस मतलब, जैसे आपने जनरली अगर वर्ड सुना हो तो अच्छा है, इक्विटी एंड लायबिलिटी ना सुना हो तो भी कोई बात नहीं, आगे डिस्कस हो गई। इक्विटी कैपिटल
इक्विटी, कैपिटल एंड लाइबिलिटी, ठीक है, और एसेट्स होता है, उसके कुछ हेड्स होते हैं, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें सर। एसेट्स का 2 हेड, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट्स, और फिर इसका सर उसी तरह सर इसका भी लाइबिलिटी का 2 हेड, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटीज़। इक्विटी का भी सर हेड्स हैं, उसका अच्छा खासा है। शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन मनी, वारंट्स करके है, शेयर एप्लीकेशन मनी, एक और था अलॉटमेंट पेंडिंग करके कुछ है, ठीक है। आगे हम सारी चीज़ों को सर देखेंगे। चलिए, इतना हो गया। उसके बाद हम देखते हैं सर पॉइंट नंबर 3, क्रॉस रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है, रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए जैसे ये बैलेंस शीट आपने बनाया, ठीक है सर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, रुपीज़ वगैरह आप डालें। मान लीजिए अपने शेयर कैपिटल में आपका 50 करोड़ का अमाउंट, 500 करोड़ का अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सर आपको नोट नंबर देना कंपलसरी है, ठीक है, और इसका क्रॉस रेफरेंस दे के नोट नंबर में आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। वहाँ पे आपको खिचड़ी पकाना है कि ये 500 करोड़ कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ से आया, कहाँ को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी, वहाँ पे जाकर डिस्क्लोज करना। यहाँ पे झगड़ा मत करो, ये दिस इज़ द पब्लिक प्लेस। झगड़ा करना है आपको घर में, ठीक है। तो घर बोले तो नोट्स टू अकाउंट्स में जाके आप वहाँ पे इसका डिस्क्लेमर देंगे 500 करोड़ की कैसे आया, क्या चीज़ प्लस हुआ, क्या माइनस हुआ। बट फ्रंट में आप फेस पर बैलेंस शीट के झगड़ा नहीं करेंगे, आप क्लियर कट वहाँ पे पब्लिक में हाँ या ना कहेंगे। उसी तरह 500 करोड़ यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है सर। चलिए अगला देखते हैं 3 का बी, बैलेंस मेंटेन रखें, ठीक है। एक आपको बैलेंस मेंटेन रखना है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते वक्त। कैसा बैलेंस सर? ये कहाँ से अभी पैसा देने पर वो की सर जी नहीं भैया। देखिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया करें, बट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्सेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक्सेस इन्फॉर्मेशन नहीं देना है और टू मच एग्रीगेशन भी नहीं देना है। मतलब सर एक्सेस इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा सर? एक्सेस इन्फॉर्मेशन, इतना भी एक्सेसिव डिटेल्स मतलब टू मच डिटेल्स ना दें जो कि यूज़र्स के लिए यूज़फुल ना हो। इतना भी डिटेल्स नहीं देना है। और इतना, इसको कहते हैं सर एक्सेसिव डिटेल्स, ठीक है। तो इसको एक्सेसिव डिटेल्स आपको क्या करना है सर? नहीं देना है। और इतना भी कम ना दें कि यूज़र्स को कुछ समझ ही ना आए, ठीक है। इसलिए जो इम्पोर्टेंट है वो इन्फॉर्मेशन देना, रिगार्डिंग उससे नोट्स बनाना ज़रूरी है, ठीक है। बट टू मच एग्रीगेशन इसी कहते हैं कि टू मच शॉर्ट इतना भी छोटा ना करे कि उसे समझ में ना आए, ठीक है। तो आपको दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखना है, ठीक है सर। मतलब यूज़र्स के लिए ऐसा बना के देना है जो कि उनसे रिलेटेड हो, ठीक है। उनको ज़्यादा चीज़ें डिस्क्लोज भी नहीं करनी है आलतू फालतू, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को दें जो कि यूज़र्स से रिलेटेड हो, यूज़र्स उसको देख करके कुछ डिसीजंस मेकिंग ले सके, ठीक है सर। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। बड़े अमाउंट का टर्नओवर पर डिपेंड करता है, ठीक है सर। बड़ा कंपनी का जब बनता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वहाँ आप देखेंगे बैलेंस शीट में, ये मान लीजिए जो बैलेंस शीट बनता है तो यहाँ पे एक पार्ट होता है रुपीज़ इन। तो यहाँ देना पड़ता है कि आप 100 में इस अमाउंट को कैलकुलेट कर रहे हैं और लिखे हैं, या 1000 या लैक्स या मिलियन, ठीक है। ये चीज़ आपको सिर्फ डिस्क्राइब करना पड़ता है। 1 मिलियन में से 10 लाख होता है, एज अ नॉलेज इस तरह बोल दे रहे हैं, बाकी बहुत लोगों को ये चीज़ पता होगी, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं फिर। लेस देन 100 करोड़ सर, 2 टाइप का टर्नओवर आप कर सकते हैं। कॉमन इन बोथ केसेस देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये कॉमन है, कुछ भी हो, लाख या मिलियन ले लीजिए, लाख या मिलियन ले लीजिए, दोनों में चलेगा, ठीक है। बट लेस देन 100 करोड़
अगर कंपनी का टर्नओवर है तो आप इन चारों यूज़ कर सकते हैं। हंड्रेड्स में टर्नओवर को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है, पूरे बैलेंस को, या थाउजेंड्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे, या लैक्स में कर सकते हैं यहाँ पे, या मिलियंस में, जैसे आपको रिप्रेजेंट करना है इन चारों में। अगर आपका कंपनी का लेस देन 100 करोड़ हो तो, इन केस अगर सर 100 करोड़ से मोर देन 100 करोड़ है, ठीक है, तो सर आपको उस केस में इस जगह पे इन रुपीज़ में या तो आप लैक्स में ले लीजिए, या मिलियंस में, या करोड़्स में आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे रिगार्डिंग सर कुछ नियम है। नोट, एक बार आप जो ले लिए यहाँ पर फिर वो चलता रहेगा, ठीक है। हर जगह आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ बैलेंस शीट में, फिर जब आप पीएल बनाएंगे, कैश फ्लो बनाएंगे, हर जगह वही चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा। हर जगह आपको रुपीज़ उसी फॉर्म में लेना होगा जो भी आपने एक बार डिसाइड किया है। कब तक? हर साल सेम दिखाना पड़ेगा सर, जब तक टर्नओवर चेंज ना हो जाए, मतलब टर्नओवर लिमिट जो है जब तक ये क्रॉस ना कर जाए तब तक आपको सर वही चीज़ रखना होगा। इसीलिए मेरे हिसाब से तो मेरे नज़र से यार बेस्ट यही अभी दिख रहा है कि ये दोनों चीज़ें कॉमन है। इन दोनों में अगर लेस देन 100 करोड़ हो या 100 करोड़ और मोर हो तो भी लाख्स और मिलियन कॉमन दिख रहा है। भाई आपको लगता है आपका कंपनी ज़्यादा जल्दी ग्रोथ कर सकता है तो आप मिलियन में दिखा दीजिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलियन यहाँ भी है, मिलियन यहाँ भी है, और इसका तो सर मिडिल में आता है, चेंज करने में टाइम भी लगेगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 5, नया कंपनी है तो करेंट ईयर का दिखाएगा, एंड बट पुराना है तो बैलेंस शीट बहुत दिखाना पड़ेगा। अब देखिए सर, इन द बैलेंस शीट में आप एक कॉलम देखेंगे प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर, इन दोनों में सर आपको कंपैरिजन दिखाना पड़ेगा। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस का रूल नंबर 5 है, ठीक है, कि आपको कंपैरिजन दिखाना पड़ेगा प्रीवियस ईयर में एंड करेंट ईयर में सर, ठीक है। अगर कंपनी नया नया बना है, ठीक है, तो ओनली फर्स्ट ईयर का दिखा दीजिए चलेगा। बट कंपनी अगर पुराना है सर तो आपको, मतलब अगर कंपनी बना ही है सर 2021 में, ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट ईयर है तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो हम करेंट ईयर का ही सिर्फ दिखाएंगे। बट अगर कंपनी बना है सर, बट अगर ये तो केस 1 था, बट केस 2, अगर कंपनी बना है मान लीजिए 2015 में, तो सर या फिर एक साल पीछे लेते हैं, वो तो ईज़िली हो जाएगा 2015, ठीक है। अगर मान लीजिए कंपनी बना है सर 2020 में, ठीक है, तो 20 वाला तो सर एक हो गया, एक ईयर इधर, और अभी चल रहा है 2021, ठीक है, तो ये सेकेंड ईयर। तो इस केस में जब सेकेंड ईयर 2021 के बाद आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप जमा करेंगे तो क्योंकि आपके पास 2 कॉलम है, 2 ईयर है, तो आपको दिखाना पड़ेगा प्रीवियस ईयर एज वेल एज करेंट ईयर का कॉलम। एग्ज़ाम्स में सर जनरली प्रीवियस ईयर वाला कॉलम नहीं देता है, ये सिर्फ रियल लाइफ में यूज़ होता है। तो एग्ज़ाम में आप सिर्फ करंट ईयर का दिखा दीजिए और प्रीवियस ईयर के लिए आप कॉलम छोड़ के आइएगा, क्योंकि वो उसका फॉर्मेट होता है। अगर बोला जाए एकदम परफेक्ट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बना तो इसे आपको कॉलम छोड़ना पड़ेगा, ठीक है सर। ओके, चलिए तो इसको आगे देखते हैं क्या है सर। ये पॉइंट बैलेंस शीट से रिगार्डिंग, ठीक है। फिर ये कुछ नोट्स है जो बैलेंस शीट के अंदर के हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी से रिलेटेड, ठीक है। और ये इसमें वीवीआई एक बात है जो ये कहा गया है, दिया हो या ना दिया हो, ठीक है। ध्यान दें, आईसीआई सारा कॉलम बना रहा है कि नहीं। एक बार एग्ज़ाम देने से पहले ये चीज़ देखना है कि आईसीआई क्या कर रहा है। अगर प्रीवियस कॉलम और करंट ईयर दोनों कॉलम वो बना रहा है तो आपको इस एग्ज़ाम में दोनों कॉलम बनाना पड़ेगा। अगर आईसीआई कहता है इसको सिर्फ स्पेस छोड़ दो और ये आप रिप्रेजेंट कर दो तो वैसा करिए, या आईसीआई कहता है अगर गिवन कर दिया दोनों तब तो सर इन दैट केस आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले एक बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप मॉड्यूल्स में से इस चीज़ को चेक करें। ओके सर, इसके बाद आगे क्या होता है सर, इसके बाद आगे, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा इससे रिलेटेड बात करते हैं, बैलेंस शीट से रिलेटेड। बैलेंस शीट सर कब बनता है? बैलेंस शीट किसी भी पीरियड का बन सकता है, ठीक है।
लिस्टेड कंपनी जो हम फाइनल लेवल पे पढ़ेंगे, अभी तो सर हम अनलिस्टेड कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं। लिस्टेड कंपनी को हर क्वार्टर में मतलब 3 मंथ के पीरियड में सर बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। ठीक है। बाकी अनलिस्टेड कंपनी का तो अपना डिपेंड है, कैसे क्या चाहता है, जैसे चाहे वैसे बनाया जा सकता है। ठीक, अब देखिए बैलेंस शीट से रिगार्डिंग एक पॉइंट है ये सर, ये पॉइंट आपको बता देते हैं, ये एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पर भी। ठीक है, टेंशन नहीं। बैलेंस शीट का इक्विटी का पार्ट है। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड लायबिलिटी जो होता है सबसे ऊपर, उसके नीचे जो फर्स्ट आता है शेयर कैपिटल, फिर होता है शेयर एप्लीकेशन मनी वाला कॉलम, वहाँ पे ये नोट है। ठीक है सर, 2 चीज़ें हैं। ठीक है, एक करंट लायबिलिटी का पार्ट है और एक इक्विटी का पार्ट है। इक्विटी का पार्ट तब होगा अगर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है, मतलब सर शेयर पैसा रिसीव हो गया है, सिर्फ अलॉटमेंट देना बाकी है, मतलब डिसाइड हो चुका है कि मिलेगा आपको ही, शेयर इशू आपको ही किया जाएगा, तो सर ये इक्विटी का पार्ट है। बट शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल है। ठीक है, मान लीजिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गया मेरे पास, तो अब उसको रिफ़ंड करना पड़ेगा क्योंकि हम उसको शेयर दे नहीं रहे हैं। तो इन दैट केस में आप सोच कंपनी की जगह पे आपको रखिए अपने आप को, और सोचिए कि अगर आप कोई आपको एक्सेस पैसा दे दे, आपके पास एक्सेस पैसा आ गया, ठीक है, तो उस केस में आपके ऊपर क्या होगा सर, वो आपके लिए कर्जा है, जब तक आप उसको रिटर्न ना करें, भले वो एक्सेस है बट आपके पास है ना, आपको यूज़ ना हो तो आपके लिए वो कर्जा ही एक तरह से, जब तक आप उसको पेमेंट नहीं करेंगे। तो इसीलिए जब तक रिफंडेबल ना हो तो लायबिलिटी है कंपनी पर। ठीक है, तो इसीलिए ये करंट लायबिलिटी का पार्ट है। ठीक है सर, यहाँ पे कॉपी का पार्ट ख़त्म होता है, आगे फिर जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट पड़ेगा वहाँ पर ऐड करते रहेंगे। तब तक देखते हैं थोड़ा आगे और क्या है। 1 मिनट, गला सूख रहा है यार, थोड़ा पानी पी लेते हैं। लग रहा है शाम तक आवाज़ बंद हो जाएगा। इस चैप्टर में सर जनरली हम क्या सीखेंगे, किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है। ठीक है, इसी का ये तो सर यूनिट 1 है, चैप्टर 4 का, इसी मॉड्यूल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। इसका यूनिट 2 हम पढ़ेंगे सर कैश फ्लो नाम से, जो कि है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये सर शेड्यूल 3 द कंपनीज एक्ट 2013, ये चैप्टर 1 कुछ नहीं, ये सबसे पहले स्टार्टिंग में भी एक बेसिक सर लिए थे, इसलिए इसको हमने चैप्टर 1 लिख दिया था, वैसे चैप्टर 1 है नहीं। चलिए तो आगे देखते हैं। शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013 डिवीज़न 1। ओके सर। डिवीज़न 1 क्या कहता है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनीज हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ड्रॉन अप इन कंप्लायंस टू द कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006। ठीक है, जो भी 2006 के तहत एस के तहत बना है उसको डिवीज़न 1 फॉलो करना पड़ेगा सर। ठीक है, मतलब अनलिस्टेड कंपनी जिनका टर्नओवर 250 करोड़ के नीचे है। ये हमारे सर ने लिखा था डी स्टूडेंट को कि भाई ये पूरा पार्ट नहीं है। ठीक है, अगर आपको फुल पार्ट चाहिए तो आप नेट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या ICAI के एनेक्सम में भी दिया है। शेड्यूल 3 रियल लाइफ में बहुत बड़ा होता है, इसका अलग से बुक है भाई साहब, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े CA को भी ये चीज़ देखना पड़ता है कि भाई कौन सा हेड कहाँ जा रहा है, तो आप सोच लीजिए कि वो कितना बड़ा आइटम है सर। ठीक है, कितना बड़ा उसका मतलब एक तरह से पार्ट है, वही तो गेम है भाई। ठीक है, चलो तो कुछ इंस्ट्रक्शन था सर जो कि हम कॉपी से भी डिस्कशन किए थे, जो जनरल इंस्ट्रक्शंस वही चीज़ है ये। ठीक है, नंबर 1 पे वही है कि जो एस फॉलो करता है उसको, 1 मिनट, वही है कि जो भी कंपनी एस रूल फॉलो करेगा उसे शेड्यूल 3 को ही फॉलो करना पड़ेगा। 2 नंबर सर हमें बताता है
कि एएस एंड शेड्यूल 3 आपको दोनों का, ठीक है, डिस्क्लोजर्स एंड रिक्वायरमेंट मानना पड़ेगा, फुलफ़िल करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एएस और शेड्यूल 3 कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो उस केस में एएस जीतेगा, ठीक है। और इसी का सर पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे है कि जब तक स्पेसिफिकली ना बोला जाए फेस पर दिखाने, तब तक नहीं दिखाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी भी आइटम को, ठीक है। नंबर 3 सर क्रॉस रेफरेंस देना है, वहीं पे खिचड़ी नहीं पकाना है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल दिए थे कि आप जब बाहर जाते हैं तो आपको, जैसे मान लीजिए कि भाई आपका शादी हो गया, एग्जांपल आप अपनी वाइफ के साथ गए हैं मार्केट, तो वहाँ आपको झगड़ा नहीं करना है किसी भी बात को लेके, ठीक है, वरना सब कोई देखेगा तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक। तो उसी तरह घर में आके झगड़ा करना है, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है एक वैज्ञानिक था, ठीक है, वो जानना चाहता था कि शादी क्या होता है, और जब वो शादी कर लिया तो अब वो ये पूछता है कि विज्ञान क्या होता है। तो शादी करने का भाई वो नतीजा होता है ठीक है। तो वही चीज़ है, तो आप बाहर झगड़ा ना करें, अंदर आके झगड़ा करिए, तो वही पॉइंट है ये सर, ठीक है। एग्जाम्पल रिलेटेड आप उससे कर सकते हैं। बैलेंस कंपनी अकाउंट भी कहता है कि कंपनी का जब फाइनेंशियल बैलेंस शीट है, मतलब मेन बैलेंस शीट वगैरह, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसके फेस पे खिचड़ी नहीं पकाना है, ठीक है सर। जैसे ये 50-500 करोड़ का एग्जांपल हमने दिया था, आपको नोट नाम से दे के नोट्स टू अकाउंट में जाके वहाँ पे जाके झगड़ा करना है, वहाँ पे बताना है कि ये 500 करोड़ कहाँ से लाए, कहाँ से नहीं लाए, ठीक है, क्या माइनस किए, क्या प्लस किए, वो चीज़ वहाँ पे बताना है। ओके सर, ओके। चलिए, तो फिर इसी का सर फिर देखते हैं बी पॉइंट। बी पॉइंट सर क्या कहता है इसका, थर्ड में ही पॉइंट नंबर बी ये कहता है कि यूज़र्स को एक्सेसिव इन्फॉर्मेशंस नहीं देना है सर, उतना ही देना है जितना ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस नहीं देना है, ठीक है। चलिए, उतना दें जितना कि उनके डिसीजंस मेकिंग के लिए उनको रिक्वायर्ड पड़े, यही चीज़ है। ऑलरेडी कॉपी से भी वही चीज़ सर बताए थे। इसके बाद सर पॉइंट नंबर 4 में आप देखेंगे, ये एक वीवीआई पॉइंट है, ठीक है। कंपनी का राउंडिंग ऑफ फिगर का डिसाइड करता है उसके टर्नओवर पर। टर्नओवर पर कैसे सर, जैसे देखिए बताए थे कि 1 लाख में 10 लाख में 1 मिलियन होता है, और 1 मिलियन में 100, 1 बिलियन में 100, 1 मिलियन में, 1 मिलियन में सर 1 मिलियन में 10 लाख होता है, और 1 बिलियंस मतलब 100 करोड़ होता है, ठीक है सर, ध्यान रखिएगा। तो ये टर्नओवर के अकॉर्डिंग सर एक बार आप जो ले लिए वो आपको, तब तक आप उसको चेंज नहीं कर सकते जब तक आप नेक्स्ट टर्नओवर पर ना पहुंच जाए, ठीक है। इसलिए सोच समझ के एक बार लिया जाता है। बेस्ट ऑप्शन तो सर लैक्स और मिलियंस होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो दोनों में ही कॉमन है, लैक्स मिलियन, और इधर भी होना चाहिए लैक्स, लैक्स और इधर मिलियन, ठीक है। इसीलिए दैट्स द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है सर। नंबर 5 यही बोलता है कि आपको प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में एक कंपैरिजन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पुरानी कंपनी है, नई कंपनी है, तो आप एक दिखाएं तो चलेगा। अगर वो आपका फर्स्ट ईयर है तो आपका वहीं प्रीवियस ईयर तो है ही नहीं, तो इसलिए करंट ईयर आप दिखाएंगे एक तो भी काम चल जाएगा। बट अगले साल से आपको सर दोनों का कंपैरिजन बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ देखिए सर, यही चीज़ हम बोल रहे थे, प्रीवियस ईयर रिपोर्टिंग पीरियड, करंट ईयर रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। न्यू कंपनी हो तो ये ना दिखाएं तो भी चलेगा, बट अगर आप पुरानी कंपनी है तो आपको दोनों चीज़ें सर दिखाने पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास 2 साल आ गया ना। सेकेंड ईयर से आपको ये चीज़ फॉलो करना पड़ता है। सेकेंड ईयर से आप कंपनी सेक्टर के लिए न्यू कंपनी नहीं है, आप पुरानी कंपनी हो गए, ठीक है। ये एग्ज़ाम आपको कॉलम में बनाना ज़रूरी है, इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे खाली एक छोड़ के आना है, ठीक है सर। मेन अमाउंट इधर रहेगा। ये है सर आपका नोट्स टू अकाउंट, जहाँ पे खिचड़ी पकाना है, झगड़ा करना है, कुछ भी नोट्स वगैरह नोट नंबर के थ्रू पीछे एक्सप्लेन करना है कि हाँ नोट नंबर 1 में क्या किए, 2 में क्या किए, 3 में क्या किए, ये किसका शेयर होल्डर का, ये रिजर्व्स का, मान लीजिए नॉन करेंट असेट्स का, इस टाइप का सर, ठीक है। अब आइए बैलेंस शीट को स्टार्ट करते हैं सर। बैलेंस शीट
स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट ऑलरेडी हमने बताया था कि किसी भी पीरियड का बना सकते हैं। लिस्टेड कंपनी 3rd मंथ 3 मंथ का बनाती है, ठीक है सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट ज़बरदस्त है, टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम आराम से बैठे रहिएगा। ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही 3 पेज है, बुक से पढ़ना है। फिर इन्हीं चीज़ों को सर करेंट एसेट को कॉपी से भी कराएंगे, ठीक है। और इसके बाद 1-2 क्वेश्चंस है और उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, बस ख़त्म ही होने वाला है, ठीक है सर। अब देखिए ये हो गया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट, ठीक है सर। बैलेंस शीट, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 2 जनरल इंस्ट्रक्शन के बाद बैलेंस शीट में आ गए सर। इसे शेड्यूल 3 पार्ट 1 कहता है, ठीक है। शेड्यूल 3 से क्या कहता है सर? पार्ट 1, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है। फिर यहाँ पे आप सर रुपीज़ इन लिख देंगे जिसमें आप ले रहे हैं, ठीक है। जिस कैटेगरी में आप राउंड ऑफ किए हैं, लाख, मिलियन, जो भी ETC, ठीक है। ओके सर। और क्या लिखा है? लाइबिलिटीज़ के लिए सर, लाइबिलिटीज़ के लिए स्पेशली AS है, AS29 फॉर लाइबिलिटीज़ के लिए बनाया गया है स्पेशली, ठीक है। ये भी हो गया। और ऊपर में कुछ दिख रहा है जिसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ये कंसोलिडेटेड वाला पॉइंट है, ये कंसोलिडेटेड के बाद आपको बताएंगे कि यहाँ है कि यहाँ 3 नंबर है, ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें इसी पॉइंट में एक्सप्लेन होगी, ठीक है। तो आइए सर, जनरली अगर आप ध्यान से बैलेंस शीट को देखेंगे तो इसमें सर 2 हेड्स होते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी, एक असेट्स, ठीक है। असेट्स के अंदर देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं, बट फॉलो तो सर ऐसे ही होता, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो सर बैलेंस शीट का 2 पार्ट दिख रहा है, बट यहाँ पे आपको सर 3 पार्ट दिखेगा। एक तो है इक्विटी, एक है लायबिलिटी, एक है इक्विटी का पार्ट, एक है लायबिलिटी का पार्ट और एक है असेट्स का पार्ट, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी वो चीज़ बताता है कि क्या क्या फॉर्म में बिजनेस में कहाँ कहाँ से पैसा आप लाएं, ठीक है। बिजनेस में पैसा आया। और असेट्स ये बताता है कि बिजनेस के थ्रू पैसा कहाँ कहाँ आपने लगाया, ठीक है। तो देखिए इक्विटी का सर 2 पार्ट होता है, एक है सर शेयर होल्डर्स फंड और एक है शेयर एप्लीकेशन मनी। लाइबिलिटीज़ का भी सर 2 पार्ट होता है, ठीक है। नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। और असेट्स का भी सर 2 पार्ट होता है, नॉन करेंट असेट, करेंट असेट्स, ठीक है। इसको लग रहा है छोटा करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्या थोड़ा आगे बढ़ाएं? दिख तो वैसे भी रहा है, इतना करते हैं फिर, चलो ठीक है। इसे ऊपर करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। सही है, इतना पे इसको लॉक किया जाए। यस सर। आइए शेयर होल्डर्स फंड, देखिए इक्विटी का 2 पार्ट होता है, नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है सर। लाइबिलिटीज़ का भी सर फिर 2 पार्ट होता है, एक नॉन करेंट लायबिलिटी, एक करेंट लायबिलिटी। इसी तरह एसेट का 2 पार्ट होता है, एक नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। नेक्स्ट पेज पे वो भी हम आपको दिखाएंगे, चिंता नहीं, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे एकदम धीरे धीरे से जाएंगे। शेयर होल्डर्स फंड, इसमें सर पहला ऐड आता है शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल ये क्या होता है सर? शेयर से रिलेटेड अमाउंट यहाँ पे सर आता है, ठीक है। शेयर से रिलेटेड टोटल अमाउंट यहाँ पे आता है, इंक्लूडिंग इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आता है, ध्यान रखिएगा। दोनों जितना भी होगा इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, ठीक है, वो अमाउंट यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ पे आएगा वो अमाउंट, ठीक है। और आपको इसका क्रॉस रेफरेंस नोट नंबर वगैरह 1 2 ऐसे दे के आपको दिखाना पड़ता है पीछे नोट्स टू अकाउंट में, ठीक है सर। फिर देखिए शेयर कैपिटल हो गया, क्रॉस रेफरेंस देना पड़ता है, ठीक है।
ए ख़त्म। बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये पेज नंबर 2.4 में सर हम पीछे पढ़ेंगे। देखिए इसी तरह आपको देना पड़ता है नोट नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ दे देते हैं नोट नंबर 1 और ये अमाउंट है, ठीक है। तो इसको नोट नंबर के द्वारा दिखाना है, नोट नंबर के थ्रू दिखाना पड़ेगा कि ये अमाउंट जो है सर मेरा, ये अमाउंट जो है मेरा, ठीक है, 1,51,75,000, 1,51,75,000, ये कहाँ से आया, क्या अमाउंट इसमें ऐड हुआ, क्या अमाउंट इसमें लेस हुआ, ये चीज़ आपको पीछे नोट्स टू अकाउंट में दिखानी पड़ती है, ठीक है। रिजर्व्स, क्या सर रिजर्व पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है? यस, रिजर्व्स में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है। इसको पीछे हम अच्छे से एक्सप्लेन वे में भी पढ़ेंगे। फिर आता है सर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट क्या होता है सर? ये एक ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है। मतलब क्या है सर कि मान लीजिए आपको एक हमने सर डॉक्यूमेंट लिख के दे दिया, ठीक है, कि और आपसे एडवांस में पैसा ले लिए, ठीक है, एडवांस में पैसा ले लेना एंड शेयर आगे 6 मंथ के बाद इशू करना, ठीक है। 6 मंथ बाद जिसके पास वो डॉक्यूमेंट रहेगा, ठीक है, आप भी मान लीजिए आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस चीज़ को। ये ट्रांसफरेबल है, मीन्स अगर आपने अपनी दोस्त को वो चीज़ दे के और वो पैसा उससे ले लिया, तो आपके दोस्त के पास वो 6 मंथ के बाद जब हम शेयर इशू करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपके फ्रेंड के पास है, तो आपका फ्रेंड आएगा मेरे पास लेके कंपनी के पास, तो हम क्या करेंगे सर, उसको इशू कर देंगे शेयर, ठीक है। तो ये क्या है, इसी वजह से इसको कहा जाता है सर कि ये ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है। शेयर वारंट्स का मतलब ये होता है, ये ट्रांसफरेबल है। वही चीज़ सर आप देखेंगे, ये था पॉइंट 1 इसका शेयर होल्डर इक्विटी का ही पॉइंट 2 है सर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। पेंडिंग अलॉटमेंट क्या होता है सर? पेंडिंग अलॉटमेंट नॉन ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। क्या होता है सर? नॉन ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट, ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ देखिए थोड़ा टेढ़ा करके लिखा हुआ है, पब्लिकली अगर इशू कर दिए, ठीक है, दिख रहा है, पब्लिकली अगर इशू कर दिए एंड तो पैसा वापस नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें पैसा वैसा वापस नहीं करना है। अगर आपने पब्लिकली इशू कर दिया, ठीक है, एंड शेयर एप्लीकेशन मनी आ चुका है, शेयर एप्लीकेशन मनी भी आ गया, ठीक है, इशू भी कर दिए, शेयर एप्लीकेशन मनी भी आ गया, ठीक है, पैसा वापस नहीं करेंगे और ये चीज़ उसी शेयर होल्डर को अलॉट होगा, ठीक है। जब भी अलॉटमेंट होगा सर, उसी शेयर होल्डर को जिसने इसे खरीदा है उसी को होगा, इसीलिए इसे कहते हैं नॉन ट्रांसफरेबल, ठीक है। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट में मतलब हो गया कि ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है, दे सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है। बट पेंडिंग अलॉटमेंट वाला आप ही के नाम पे है, पैसा वैसा सब कुछ मिल गया, इशू भी हो गया है, बट आपके नाम पे मिलेगा, अभी अलॉटमेंट सिर्फ बाकी है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट होता है इक्विटी का, ठीक है। अब आते हैं सर हम लाइबिलिटीज़ के पार्ट में। लाइबिलिटीज़ के लिए स्पेशल एक एएस है 29, 2 पार्ट होता है, नॉन करेंट, करेंट, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। इसमें नॉन करेंट लाइबिलिटी में सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब इसके अंदर में आएगा क्या क्या सर? बैंक लोन्स हो गया, ठीक है, बैंक से आपने कोई लोन लिया है, कोई डिबेंचर हो गया, ठीक है, डिबेंचर आपने इशू किया, वो यहाँ आता है, देखे होंगे 15% डिबेंचर, ये वो इशूड डिबेंचर का रिडीम्शन, ठीक है, हम जो चैप्टर्स पढ़ते हैं वो यहाँ आता है, ठीक है। आप पब्लिक के थ्रू आपने सर पैसा लिया है, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट करके आपने पैसा लिया है, ठीक। तो बॉन्ड्स वगैरह इन सारे केसेस, जो भी चीज़ 12 मंथ से ज़्यादा के लिए है, ठीक है, 12 मंथ से ज़्यादा के लिए है, वो आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है सर? ये चीज़ जो है हम पढ़ेंगे AS 22 में पढ़ेंगे, ठीक है। टैक्स से रिलेटेड कुछ पार्ट है इसमें, पहले वो चीज़ हमें करना होगा कवर, उसके बाद AS 22 में अच्छे से एक्सप्लेन किया करेंगे, पहले हमें भी बेसिक समझना है, ठीक है सर।
तो देखिए अगला पॉइंट नंबर 3, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न्स। सर लॉन्ग टर्म प्रोविज़न्स मतलब सर ऐसा प्रोविज़न जो आपको लंबे समय के लिए करना है। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी में एम्प्लॉय है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो एक अचानक जब वो उसका सर्विस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और वो 60 साल के बाद रिटायर होने वाला होगा, तो हम उसके लिए प्रोविज़न बनाएंगे रिटायरमेंट बेनिफिट जो भी उसको देना होगा, नहीं। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म प्रोविज़न अभी से उसको सर थोड़ा थोड़ा जनरेट करना होगा, ठीक है। तो इसी वजह से जैसे क्या होता है, कुछ काटा जाता है, डीए की पापा क्या करता है यार, डिपार्टमेंट में एक जीपीएफ नाम से कटता है, ठीक है। हाँ, फोर्स की ड्यूटी में एक जीपीएफ नाम से काटा जाता है, वो उसको सर रिजर्व किया जाता है, ठीक है। वो जब रिटायर होता है तो उन्हीं को दे दिया जाता है, ठीक है। वो इसी टाइप की चीज़ है, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न्स, ठीक है। इसमें आपका आता है सर ग्रेट्युटी प्रोविज़न्स और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स का प्रोविज़न बनाना, ठीक है। एडवांस में बनाया जाता है एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। ओके सर, ये था आपका नॉन करेंट लायबिलिटी। मतलब नॉन इक्विटी लायबिलिटी का नॉन करेंट लायबिलिटी में वो लायबिलिटी आएगा जो लायबिलिटी आपकी कंपनी के ऊपर है, मतलब कर्जा है 12 महीना से ज़्यादा के लिए, ठीक है। अब थोड़ा देर के लिए सोच के देखिए, कोई भी लोन आप लिए 12 महीना से ज़्यादा के लिए, 12 महीना के बाद पेमेंट करना है, कहाँ जाएगा सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इसको AS 22 में पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे तब समझ में आएगा कि AS 22 पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद तो भी इसको पहले कर लें, फिर AS 22 तो करेंगे ही। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविज़न्स का मतलब क्या है सर, वो प्रोविज़न्स जो कि हमें बनाना हो, हमारे ऊपर वो एक तरह से कर्जा है, ठीक है। प्रोविज़न्स को लेके चल रहे हैं, ठीक है। 12 मंथ से ज़्यादा, 12 मंथ के बाद ही वो प्रोविज़न आएगा, ठीक है। तो हो गया सर लॉन्ग टर्म प्रोविज़न्स। एक और चीज़ है जो यहाँ सर छूट गया है, डी नाम से नीचे किया है, ठीक है। इसको कहते हैं अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज़, ठीक है। जो ऊपर इन तीनों में से, ठीक है, कहीं नहीं आएगा, वो इसमें आएगा, ठीक है। इसको सर आगे अच्छे से इसको भी डिस्क्राइब किया गया है, पढ़ेंगे इसको वहाँ पे, ठीक है। नॉन करेंट लायबिलिटी, इन तीनों के अलावा बाकी सब इसमें आता है, ठीक है। चलिए सर, लायबिलिटी का एक पार्ट नॉन करेंट लायबिलिटी होगी, अब करेंट लायबिलिटी को देखने की बारी है, ठीक है। करेंट लायबिलिटी क्या है सर, ठीक है। नॉन करेंट और करेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, ठीक है। मतलब वो बोरोइंग्स, वो लोन जो आपके कंपनी के ऊपर है कर्जा 12 मंथ से कम टाइम के लिए, ठीक है। 12 मंथ से पहले आपको उसका पेमेंट देना है, तो आपका करेंट लायबिलिटी है, ठीक है। बी में सर देखिए इसमें क्या था, शॉर्ट टाइम के लिए फंड या लोन बोरो करना, वही चीज़ है, फंड या लोन बोरो करना शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है सर। आइए उसके बाद देखते हैं बी, ट्रेड पेएबल्स, ठीक है। यहाँ ट्रेड पेएबल्स सर जुड़ जाता है, देखिए पहले एक बार वन बाई वन, हाँ 1 बाई 1 ही चलते हैं, ऐसे ही चलते। ट्रेड पेएबल्स सर, ये चीज़ हमें क्लासिफाइड करना पड़ता है कि ट्रेड पेएबल किसका है, ठीक है सर। मतलब माइक्रो छोटी कंपनी के लिए है या स्मॉल कंपनी के लिए या अदर देन माइक्रो कंपनी, ठीक है। मतलब एक चीज़ आता है सर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज एक्ट, ये एक कैटेगरी है, और एक कैटेगरी है बी अदर देन का, इसके लिए अदर एक्ट है, ठीक है। दोनों का टाइप अलग अलग होता है, आपका कंपनी किस में आता है वो चीज़ पहले क्लासीफाई करेंगे, तब इसको यहाँ पे अमाउंट डालते हैं ट्रेड पेएबल्स में, ठीक है सर। ट्रेड पेएबल्स में सर जनरली और क्या आता है सर, रिलेटेड टू ट्रेड। अगर आपका मान लीजिए सर क्या है, ट्रेड, आपका मान लीजिए ट्रेड है, आपका बिजनेस है सर,
फर्नीचर का, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप फर्नीचर से रिलेटेड लेन देन करते हैं, ठीक है, उसमें आपने सर उसमें उससे रिलेटेड आपका क्रेडिटर है, ठीक है, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके रिलेटेड ट्रेड से, ठीक है, अगर कोई क्रेडिटर है, ठीक है, या बिल्स पेएबल आपने बनाया है, ठीक है, तो उस केस में क्या है, वो आता है यहाँ पे एज अ क्रेडिटर या बिल्स पेएबल, ठीक है, जो ओनली ऑन, जो सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस से रिलेटेड है, मतलब क्रेडिटर से। मान लीजिए आपका फर्नीचर का बिजनेस है और फर्नीचर से ही रिलेटेड आपके क्रेडिटर्स हैं, फर्नीचर से रिलेटेड आपने किसी से कुछ मान लीजिए उधार खरीदा, ठीक है, या उधार खरीदा, उसको बिल्स पेबल बना के दे दिया, ठीक है, बट बिजनेस से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। और अदर करेंट लायबिलिटी, देखिए बिजनेस से रिलेटेड क्रेडिटर यहाँ इतना जोड़ क्यों दे रहे हैं, इसका यही रीज़न है कि अगर मान लीजिए आपका काम है बिजनेस है फर्नीचर बनाने का, तो फर्नीचर से रिलेटेड अगर क्रेडिटर हो, ठीक है, या बिल्स पेबल हो, तो वो आता है ट्रेड पेबल में। बट इफ़ कंप्यूटर खरीदें, ठीक है, जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, कंप्यूटर खरीदें क्रेडिट पे, ठीक है, कंप्यूटर खरीदें उधार में, तो सर अभी कंप्यूटर का पेमेंट तो नहीं किया, तो ये भी एक तरह से मेरे लिए करंट लायबिलिटी है, ठीक है, क्रेडिटर्स क्रेडिट में खरीदे हैं, बट ये सर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये कहाँ आएगा सर, ये आता है अदर करंट लायबिलिटी में। यही डिफरेंस है थोड़ा सा ट्रेड पेएबल के लिए और अदर करंट लायबिलिटीज़ के लिए। ट्रेड पेएबल में वो चीज़ जाता है जो बिजनेस से रिलेटेड क्रेडिटर हो, और अदर करंट लायबिलिटीज़ में वो जाता है जो बिजनेस से रिलेटेड ना हो, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस क्या है सर, ऐसा प्रोविजंस जो शॉर्ट टर्म के लिए हम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरा वर्कर वगैरह काम कर रहा है, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो अगले मंथ उन्हें सैलरी देना है, ठीक है, चाहे 6 महीना बाद उनको सैलरी देना है, जो भी चीज़ 12 महीना से कम पीरियड में के लिए हम प्रोविजंस बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा चीज़ जो कि मेरे पे 12 मंथ से कम के लिए मेरे पे कर्जा है, लेकिन कर्जा है, पेमेंट करना है, अभी किए नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 6 मंथ का एक ही बार सैलरी देना है हमें, मान लो कोई वर्कर है, वो बोला कि सर हम आपके लिए 6 मंथ पे सर पेमेंट नहीं है, ठीक है, तो फर्स्ट 6 मंथ में मेरे लिए क्या है सर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, हमको उसका सैलरी के लिए को लेके सर आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, इनकम टैक्स पेएबल साल के अंदर में चुकाना होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है सर, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है मेरे कंपनी के ऊपर। जिस चीज़ का मुझे पेमेंट करना है 12 साल विदिन 12 महीना के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर जिस चीज़ को मुझे सेटलमेंट करना है पैसा दे के, चाहे कुछ भी एसेट्स बेच करके सेटलमेंट कर देना है, मतलब दे देना है, उससे रिगार्डिंग अगर कोई प्रोविजंस हम क्रिएट करते हैं तो वो यहाँ आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है सर। चलिए ये पार्ट भी हो गया। अब हम बढ़ेंगे एसेट्स की तरफ। एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट्स में सर क्या आता है, पहला ही आता है ए नंबर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE। इसको हम पहले पढ़ते थे फिक्स्ड एसेट नाम से, ठीक है सर, अब ये अमेंड हो चुका है, ठीक है, अभी से हम फिक्स्ड एसेट नहीं पढ़ते, इसी को बोलते हैं PPE। PPE के अंदर सर 4 चीज़ें आती हैं, ठीक है, PPE के अंदर 4 चीज़ें आती हैं, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है सर। टेंजिबल एसेट्स हम AS10 में पढ़ेंगे, अच्छे से पूरा वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। इनटेंजिबल एसेट्स AS26 में पढ़ेंगे सर, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस AS10 में पढ़ेंगे। जनरली ये सर इसको थोड़ा सा बता देते हैं, ये क्या है, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है सर, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग बना रहे हैं बट अभी तक बना नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है सर, तो उसको कहेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इनटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट क्या है सर,
ये AS26 में पढ़ेंगे, ठीक है सर। इंटेंजिबल एसेट्स AS26 में ये भी चीज़ वही है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। एग्जांपल जैसे सर मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ आएगा, ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स में, PPE के हेड में, और PPE के अंदर भी इंटेंजिबल एसेट्स के हेड में, ठीक है सर। इसके बाद आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जो कि हम AS13 में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है सर C नंबर, डेफर्ड असेट्स। रुक जाना मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद होगा C नंबर पे डेफर्ड टैक्स असेट्स मीन्स नेट, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे कहाँ पढ़ेंगे सर, पढ़ेंगे AS22 में। इसका भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए आपका 1000 का इनकम है, ठीक है, बट इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस पर इसमें से 900 पर इस साल टैक्स लगेगा, ठीक है। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ₹900 जो है, ठीक है, उस 900 पर इस साल टैक्स लगेगा, और ₹100 पर नेक्स्ट ईयर भरेंगे, ठीक है, डेफर्ड टैक्स। तो ये वाली जो 100 है, जो नेक्स्ट ईयर भरेंगे, डिस्काउंट दे दिया गया, ठीक है, कि ठीक है अभी 900 भर दो, ₹100 बाद में भरना। वो इनकम टैक्स का अपना रूल है, उसके वजह से ये ऐसा कैलकुलेशन है। इनकम टैक्स किसी को छूट नहीं देता, इनकम टैक्स का वो बस चलेगा तो मुर्दा से भी वो वसूल कर लेगा। मरा हुआ इंसान को भी कहता है कि उठ के पैसा दे रहे बाबा, ठीक है, बट उसका अभी थोड़ा बहुत सारी चीज़ें हटा दिया गया है, ठीक। तो ₹100 पर नेक्स्ट ईयर भरेंगे, ये जो चीज़ वो कैलकुलेट हुआ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, इसको कहते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है सर। अब मान लीजिए अगर ऐसा होता कि 200 एक्स्ट्रा पे कर लिया, ठीक है, मान लीजिए वो बोला कि ठीक है तेरा ₹1000 ना भाई, 1000 की जगह 1000 इनकम है तो टैक्स जो है 1200 पे लगेगा, ठीक है। तो सर ये जो वो 200 पर एक्स्ट्रा लगा लिया ना टैक्स, जो अभी ले लिया, तो सर नेक्स्ट ईयर इस पे वो हमको डिस्काउंट दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर ये सर हमको डिस्काउंट दे देगा इस 200 अमाउंट के लिए। मान लीजिए नेक्स्ट ईयर फिर मेरा 1000 इनकम है, तो अगर इस 1000 पे नहीं, 1000 माइनस 200 करके इस बार 800 पर टैक्स चार्ज करेगा सर। तो इस चीज़ को कहते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट, और ऊपर वाले को कहते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है सर। तो इसको आप देख सकते हैं, ये चीज़ था यहाँ डेफर्ड टैक्स असेट्स में, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ये रहा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इन दोनों चीज़ों को सर हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, इन द AS22। चलिए ये पेज भी हो गया, और कुछ तो इसमें बाकी नहीं है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ओके सर, अगर आपने लोन दिया, ठीक है, मान लीजिए पॉइंट नंबर D, एक्सपेंस पहले पॉइंट बोलना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर D, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, ठीक है। नेक्स्ट पेज में इससे भी रिलेटेड अच्छे से पूरा एक्सप्लेन है, बट थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं क्या है। मान लीजिए अगर आपने दिया हो लोन, ठीक है, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म नेचर का है, ठीक है, आप अपने भाई को, अपने बहन को, अपने किसी दोस्त को दे दिए, जो कि 12 मंथ के बाद वो देगा, ठीक है। वो जैसे वो बोला कि भाई अभी दे दे, ज़रूरत है, थोड़ा काम है, फिर वो 2 साल के बाद दे देंगे। भाई वाइफ का ऑपरेशन करवाना है, या मम्मी का इलाज करवाना है, पापा का इलाज करवाना है, ठीक है। माँ बाप के लिए बढ़ के यार, माँ बाप से रिलेटेड उसके अलावा और ऐसा कौन सा काम होगा जिसके लिए आदमी कर्जा मांगेगा। बाकी तो यार इंसान सब कुछ सह सकता है, माँ बाप का दर्द नहीं सह सकता है, हाँ अगर इंसान सच्चा हो तो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को, जान लो, ठीक है। तो क्या किए सर, कोई दोस्त आपसे लोन मांगा, उसको 1 साल से ज़्यादा के लिए लोन दे दिया, ठीक है। तो क्या है सर,
बहन को दे दिए, भाई को दे दिए, कोई बिजनेस वगैरह के लिए, ठीक, किसी को भी दिए, ठीक है। वो चीज़ सर कहाँ आएगा, जो लॉन्ग टर्म में का नेचर का है, वो चीज़ आता है सर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में, ठीक है। आप एग्जांपल देखिए, हाँ, कैपिटल एडवांसेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, ठीक है, लोन टू डायरेक्टर्स को अगर लोन दे दिए हैं, ठीक है, एंड अदर्स, कोई भी रिगार्डिंग लोन हो, ठीक है। अदर नॉन करेंट असेट्स, सर ये क्या अदर नॉन करेंट एसेट्स, यहाँ भी, हाँ भाई यहाँ भी हर पॉइंट में लटका हुआ है अदर अदर अदर, जो ऊपर का कहीं नहीं, वो वहाँ वो जो ऊपर में कहीं नहीं जाता उसका गुजारा यहाँ होता है ठीक है। तो अदर में देखिए सर क्या आ जाएगा, अदर नॉन करेंट असेट्स, ठीक है, वो ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म नेचर का हो, ठीक है, लाइक आपने कहीं ट्रेड रिसीवेबल्स, यहाँ का पॉइंट नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं, नॉन करेंट, वो पीछे आप पढ़ेंगे, इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे मान लीजिए नॉन करेंट एसेट्स में सर आ गया लॉन्ग टर्म नेचर का जो भी होगा, ठीक है, अगर ट्रेड रिसीवेबल्स भी लॉन्ग टर्म नेचर का हो तो यहाँ आएगा, बट जनरली होता नहीं है यार, ठीक है। तो अदर नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म नेचर का हो, जैसे मान लिया आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, कहीं प्रॉपर्टी खरीद लिए हैं या कुछ शेयर्स खरीद लिए हैं, इस टाइप के इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग पॉइंट यहाँ आता है, ठीक है सर। तो ये था हमारा अदर नॉन करेंट एसेट्स। अब सर एसेट्स का जबकि दो पार्ट है, तो ये है सर वो दूसरा पार्ट, ठीक है। यहाँ देखिए दोनों ही एक दूसरे के सर अपोजिट हैं, ठीक है, मीन्स नॉन करेंट और करेंट वो सिर्फ 12 मंथ से ज़्यादा हो तो सीधे याद रखिए नॉन करेंट, सिर्फ कभी एसेट जुड़ता है कभी लायबिलिटी जुड़ता है। अगर 12 मंथ से कम हो तो याद रखिए एन घट जाएगा, करेंट लायबिलिटी, ठीक है, या करेंट एसेट होगा। ओके सर, चलिए फिर इसको देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। करेंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग सर हम AS 13 में पढ़ेंगे। इन्वेंट्रीज से रिगार्डिंग हम AS 2 में पढ़ेंगे। रॉ मटेरियल्स, WIP, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, ये सारी चीज़ों को सेपरेटली दिखता है या दिखेगा, कैसे दिखेगा वो चीज़ हम वहाँ जानेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे सर ट्रेड रिसीवेबल्स आता है। ट्रेड रिसीवेबल्स में हमें क्लासीफाई करना पड़ता है कि कंपनी माइक्रो एंड स्मॉल कंपनी के अंदर आती है या अदर देन माइक्रो या स्मॉल कंपनी के अंदर आती है। अगर कोई डेटर है आपका, ठीक है, मान लीजिए जैसे एग्जांपल था कि आपके फर्नीचर का मान लीजिए आपका फर्नीचर का सर बिजनेस था। अगर आपका फर्नीचर, मान लीजिए कोई आपका कस्टमर फर्नीचर खरीद के ले गया बट वो पैसा नहीं दिया, तो वो आपका डेटर है, बट बिजनेस से रिलेटेड डेटर है, इसलिए तो वो आएगा ट्रेड रिसीवेबल्स में, आएगा डेटर्स के नाम से, ठीक है सर, ठीक है। डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल्स हो गया, ठीक है, रिलेटेड टू किससे होना चाहिए, बिजनेस ओनली आपके ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है, तो वो आएगा सर कहाँ, ट्रेड रिसीवेबल्स में, ठीक है। वही चीज़ अगर आपका सर सेम वही चीज़ अगर आपका अदर करेंट एसेट्स, जैसे आपका नन ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड अगर कोई डेटर हो, ठीक है, तो यहाँ तो वो यहाँ आएगा, ठीक है सर। एग्ज़ाम्पल इसमें तो सर कुछ दूसरा, इसमें तो वो जो फर्नीचर लिए थे तो वो तो खैर इधर आ गया, तो ये चीज़ हटा दीजिए। जैसे मान लीजिए मेरा बिजनेस था फर्नीचर का सर, ठीक है, और मेरा कोई डेटर कैसे हो गया सर, जैसे मेरा कोई दोस्त, ठीक है, जिसको हम बोले थे पैसा दिए थे, वो बोला कि भाई 2 महीना के बाद दे देंगे, ठीक है सर। नहीं ये नहीं एग्जाम्पल सही रहेगा, एक मिनट। नॉन करेंट असेट से रिलेटेड वो चीज़ जो आपका डेटर हो, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड ना हो, ठीक है, वो डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल्स अगर क्रिएट हो जाए और बिजनेस से रिलेटेड ना हो तो जनरली वो आ जाता है यहाँ अदर करेंट एसेट्स में। पीछे में इसका भी एक्सप्लेनेशंस है, बट अभी मेन चीज़ है
इन चीज़ों का एक्सप्लेनेशंस पढ़ना, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको फॉलो करना ज़रूरी है। इसके बाद आगे फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए और क्या बच गया, जल्दी जल्दी करते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश मीन्स तो कैश मीन्स एस, सब बच्चा जानता है पैसा क्या है सर, उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा कैश इक्विवेलेंट मीन्स कैश के जैसा, ठीक है। तो इसमें आता है सर कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, ठीक है। और शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लिक्विड इन्वेस्टमेंट वैसा इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टाइम में कन्वर्ट हो सकता है कैश में, वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आप आ जाइए शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। शॉर्ट टाइम के लिए अगर किसी को लोन दिया है विदिन 12 मंथ्स में वो रिटर्न कर देगा। जैसे कोई आपका दोस्त बोला कि भाई विदिन 12 मंथ्स में हेल्प कर दे, हम तेरे को भाई अगले 3 महीना या 4 मंथ के अंदर में सर रिटर्न कर देंगे। बिजनेस को कहा, बिजनेस, ठीक है। तो वो सर कहाँ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म्स लोन्स एंड एडवांस में, ठीक है। अब चलिए, तो ये था सर बैलेंस शीट पार्ट। अब हमको पढ़ना है, जैसा कि हमने डिवीज़न 1 में देखा था, डिवीज़न 1 की कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवीज़न 1 का जनरल इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा, फिर सेकंड नंबर पे बैलेंस शीट पढ़े। अब बैलेंस शीट का जनरल इंस्ट्रक्शंस हमें पढ़ना है सर, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। पहले तो मेरे हिसाब से कॉपी से करना अच्छा रहता, ठीक है। उसके बाद ये सिर्फ फॉर्मेलिटी बन जाएगा भाई, ठीक है। यहीं तक करना है आज, इतना चीज़ पहले कॉपी से, ये 3 4 ये जो 4 पेजेस हैं इसको पहले कॉपी से करते हैं तो समझ में आएगा। देखिए सेम है वही चीज़ है। जनरल इंस्ट्रक्शंस में सर हम देखेंगे करंट एसेट, ऑपरेटिंग साइकिल, करंट लायबिलिटी। ये 3 चीज़ें आ जाए, हमें इन 3 चीज़ों पर फोकस करना है। ये चीज़ पहले हम कॉपी से करते हैं फिर इधर आएंगे, ठीक है। ओ तो बैक ही आ गया यार, रुक जाओ। ये चीज़ था, इसको पहले कॉपी से आ गया। यस, कॉपी से स्टार्ट करते हैं। चलिए नंबर 1 पॉइंट सर करंट असेट्स, ठीक है। 1 मिनट इसको निकाल भी लेते हैं ताकि कुछ डाउट हो तो अच्छे से क्लियर कर लिया जाए। करंट असेट्स, ठीक है। इसमें सर 3 पॉइंट है। एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज, एंटिटी इंटेंड्स टू सेल, ठीक है। सेल, एंटिटीज इंटेंड्स टू कंज्यूम, ठीक है। और तीनों का कॉमन चीज़ है विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। तो सर इसको पॉइंट को समझने से पहले हमें ये चीज़ समझना होगा कि ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है। तो सर यहाँ देखिए 1 मिनट के अंदर समझ जाएंगे ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है सर, एक टाइम का गैप होता है। मान लीजिए मेरे पास, हम बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। बिजनेस कर रहे हैं, मेरा फर्नीचर का गोदाम है, ठीक है, मान लीजिए है नहीं वैसे सिर्फ मान लीजिए चलिए सबसे पहले मेरे पास सर क्या होगा, कैश होगा। कैश को सर, कैश का यूज़ करके हमने क्या परचेज़ किया होगा, रॉ मटेरियल्स, वुड, लकड़ी वगैरह सर यूज़ किए होंगे, ठीक है। रॉ मटेरियल ETC वगैरह परचेज़ कर लिए। फिर इसको सर अंडर प्रोसेस करके, कटिंग छटिंग करके, वर्कर वगैरह सब कुछ लगा करके सर प्रोसेस किए, और उसके बाद इसको कैचे में कन्वर्ट कर दिया फिनिश्ड गुड में। अब जब ये सर फिनिश्ड गुड बना, फिर ये सर होल्ड हुआ कुछ देर के लिए स्टोर्स वगैरह में, ठीक है। पैसा अभी आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये घूम ही रहा है सर्कल, ठीक है। रॉ मटेरियल बना, फिर फिनिश्ड गुड बना, फिर होल्ड हुआ, फिर होल्ड करके फिर इसको सेल किए, फिर तो सेल में आया, फिर सेल किए तो कुछ का पैसा आ गया, ठीक है। कुछ का पैसा आ गया, देखिए इसको क्लियरली होता है। जो आप यहाँ पे सेल किए, ठीक है, तो सेल करने से कुछ तो पैसा दे दिए, बट कुछ डेटर्स भी बने, तो कुछ डेटर्स भी बाद में पैसा दिए। तो ये जो गैप है ना, ये पैसा आने का, ठीक है, कैश से स्टार्ट हुआ था बट अभी तक आया नहीं, तो इसी गैप को कहते हैं सर टाइम गैप, और इसी टाइम गैप को कहते हैं सर ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल
जनरली सर 3 मंथ का भी हो सकता है, 6 मंथ का भी हो सकता है, 12 मंथ का भी हो सकता है, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल एक विद इन गिवन पीरियड, एक साइकिल के दौरान एक पीरियड में कैश अगेन आना, ठीक है, ऐसा एक्सपेक्टेशन करना, रियलाइज़ होना कैश का कहलाता है ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है सर। ये डिपेंड क्या चीज़ पे करता है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर बताता है सिग्नेचर, उसी तरह बिजनेस का नेचर बताता है कि कितने दिन में आपका फंड रिटर्न आ सकता है, ठीक है सर। आपका ऑपरेटिंग साइकिल क्या है ये भी आपको आपका बिजनेस ही बताएगा, ठीक है सर। नंबर 3 पॉइंट भी कुछ है, मोर देन 12 मंथ्स का क्या ऑपरेटिंग साइकिल मोर देन 12 मंथ्स का पीरियड हो सकता है? यस सर, एकदम हो सकता है। एग्जांपल शिपिंग बिजनेस, जो शिपिंग बनाते हैं बड़े बड़े, वो उनको बनाने में 2 साल 3 साल लग जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उनका ऑपरेटिंग साइकिल सर 6 मंथ का या 1 ही मंथ का हो, 2 साल 3 साल 5 साल का भी हो सकता है, ठीक है। नेचर पर डिपेंड करता है बिजनेस का कि ऑपरेटिंग साइकिल कितना बड़ा है। इन द केस अगर कोई बिजनेस अपना नेचर अगर कोई बिजनेस का नेचर के थ्रू कभी एक अचानक ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, ठीक है, टर्नओवर उसका जो भी है उसका ये ऑपरेटिंग पीरियड, ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है कि कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम आता है, तो ज़्यादा जल्दी कभी कैश में रियलाइज़ होता है, कभी ज़्यादा लेट लग जाता है कैश में दोबारा कन्वर्ट होने में, तो इस पीरियड में सर ऐसे केस में वो कंपनी चाहे वो बिज़नेस क्या करेगा, जनरली 12 मंथ्स का अपना पीरियड मान लेगा, ठीक है सर। ओके, अब देखिए पीरियड मानने के बाद ही आपका सारा वर्क स्टार्ट होता है, इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के लिए, ठीक है। एंड यही ऑपरेटिंग साइकिल डिवाइड करता है ये कौन सा चीज़ करंट एसेट्स या लायबिलिटी में जाएगा, या कौन सा चीज़ नॉन करंट एसेट्स या लायबिलिटी में जाएगा, ठीक है सर। यही ऑपरेटिंग साइकिल डिवाइड करता है उस चीज़ को। जो भी ऑपरेटिंग साइकिल के विदिन में आ गया, अंदर में आ जाएगा, वो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कहलाता है, और जो ऑपरेटिंग साइकिल के सर्कल के बाद आएगा वो चीज़ कहलाता है नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटी। चलिए तो इस चीज़ को देखते हैं सर कैसे, क्या, कब, कहाँ। आइए नंबर 1 सर, ए एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज कैश। क्या रियलाइज करता है सर? कैश। एग्जाम्पल डेटर को जो पैसा दिए हैं, ठीक है, डेटर को जो पैसा दिए हैं करेंट ईयर में आ जाएगा, ठीक है, इसी मेरे ऑपरेटिंग पीरियड के दौरान, ठीक है, इतना याद रखिएगा। ऑपरेटिंग पीरियड मान लो एग्जाम्पल के लिए 6 मंथ है, बट ये हो सकता है कितना का, 3 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 2 साल 3 साल, कुछ भी। तो मान लो ऑपरेटिंग सर्कल लेंगे, अब यहाँ से ऑपरेटिंग पीरियड सर्कल बोलेंगे, ऑपरेटिंग सर्कल, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो समझिए, सुनिए, हाँ, तो एंटिटी एक्सपेक्ट्स करता है टू रियलाइज कैश, ठीक है। क्या रियलाइज़ करता है सर? कैश को रियलाइजेशन करता है। एग्जाम्पल मान लीजिए डेटर का जो पैसा है, ठीक है, अपने डेटर को जो पैसा दिया है करेंट ईयर में आएगा इफ़ अगर वो डेटर विदिन 6 मंथ मतलब मेरा ऑपरेटिंग सर्कल के अंदर में वो पैसा दे देगा, ठीक है, ऐसा एक्सपेक्टेशंस है, तो वो हम क्या कहेंगे सर, या वो मान लो वहीं एग्रीमेंट साइन हुआ है कि वो 6 मंथ के अंदर दे देगा, तो वो करंट असेट्स है मेरा, ठीक है सर, वो मेरा करंट असेट्स है। और अगर डेटर आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल देता है, मान लो 8 महीना के बाद देता है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा सर? नॉन करंट असेट्स बन जाएगा। ऑपरेटिंग साइकिल क्या करता है? डिवाइड करता है। तो ऑपरेटिंग साइकिल अगर 6 मंथ के अंदर में दे दिया तो वो सर डेटर पैसा दे देता तो करंट असेट्स, और अगर 6 मंथ के बाद डेटर देता है तो वो नॉन करंट असेट्स में जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हो सर? सेकंड पॉइंट, अगर एंटिटी इंटेंड्स टू सेल, ठीक है, सेल किसका? सेल फिनिश्ड
गुड्स का, ठीक है सर, सेल फिनिश्ड गुड्स का। मान लीजिए इसमें से 2 पॉइंट, एक ए करेंट असेट्स में जाएगा, एक बी नॉन करेंट असेट्स में जाएगा, ठीक है। यहाँ डिवाइड है एंटिटी के थ्रू। एंटिटी मान लीजिए कि मेरा बुक बनाने का बिजनेस है, बुक बनाते हैं, ठीक है सर। इफ़ जो बुक बनाए हैं फिनिश्ड गुड, इफ़ फिनिश्ड गुड को विद इन ऑपरेटिंग साइकिल सेल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा इंटेंड है कि 6 महीना के अंदर मेरा सारा किताब सेल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे सर, करेंट असेट्स। कहाँ जाएगा सर, करेंट असेट्स, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल है बीच में, और इससे ऊपर 6 मंथ से पहले अगर वो सारा बुक सेल हो जाए, ऐसा इंटेंड से उसको डाले हैं, तो वो सारा अमाउंट कहाँ जाएगा, करेंट असेट से वो मेरा बुक। अगर मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल डेट है, ठीक है, मान लो कि सर 6 महीना के बाद 8 महीना में अगले 6 महीना के बाद के लिए जो बुक बच जाएगा, ठीक है, मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल डेट है, तो वो नॉन करेंट असेट्स में जाएगा, ठीक है। बुक जो नहीं सेल हो पाएगा, ठीक है, मान लीजिए सर 500 बुक प्रिंट किए थे और मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है 6 मंथ का, 400 बुक सर बिक गया ड्यूरिंग 6 मंथ तक, तो ये जो 400 बिका ये मेरे लिए सर करंट असेट्स है, और जो 100 बच गया ये मेरा सर क्या है, नॉन करंट असेट्स है, ठीक है। एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, जब भी आप रिपोर्टिंग रेडी कर रहे हैं अपना, ठीक है सर। तीसरा नंबर पॉइंट ये कहता है सर, एंटिटी इंटेंड्स टू कंज्यूम, ठीक है। मान लो अगर एंटिटी को लगता है कि इतना चीज़ कंज्यूम हो जाएगा विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है, ये तीनों पे लागू है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कंज्यूम से रिलेटेड क्या, रॉ मटेरियल। मान लीजिए हम पेपर लाएं बुक बनाने के लिए, ठीक है सर। अगर मुझे लगता है, ठीक है, कि बुक बन जाएगा, ठीक है, बुक बना लेंगे 6 मंथ में ड्यूरिंग ऑपरेटिंग साइकिल्स में, ठीक है, बुक कंप्लीट हो जाएगा बन के, तो पूरा पेपर कंज्यूम हो जाएगा मेरा जो हम लाए हैं। अगर ऐसा लगता है तो उसे कहते हैं करंट असेट्स, ठीक है। जो भी बुक बनाने के लिए पेपर लाए वो सारी चीज़ें लग जाएगी, तो हम उसे कहेंगे सर करंट असेट्स, ओके। तो ये चीज़ है। अगर एंटिटी का एक्सपेक्टेशन हो टू रियलाइज, एंटिटी का एक्सपेक्टेशन हो सेल का, एंटिटी का एक्सपेक्टेशन हो कंज्यूम का, सेल एक्सपेक्टेशन ऑफ रियलाइज मीन्स इन द सेंस ऑफ कैश, इंटेंड हो सेल का तो सेल इन द सेंस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। और अगर इंटेंड हो कंज्यूम का तो कंज्यूम क्या, रॉ मटेरियल, ठीक है सर। रियलाइज कैश, सेल फिनिश्ड गुड, कंज्यूम रॉ मटेरियल। ये था पहला पॉइंट एसेट्स का। सेकंड पॉइंट से उतना कुछ नहीं है, अब यहाँ से पहला ही पॉइंट पर ज़्यादा टाइम था, बाकी तो सब अब सिंपल है, ठीक है सर। देखिए पॉइंट नंबर बी, असेट्स को होल्ड करना, ठीक है। अगर आपका इंटेंशन या पर्पस ही आपका ट्रेडिंग यही है कि होल्ड करना, ठीक है, जैसे एग्जांपल ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए होल्ड करके रखना असेट्स को, ठीक है। जैसे शेयर को मान लीजिए, शेयर का आपने होल्डिंग करके रखा है, मीन्स आप शेयर खरीदते ही हैं बेचने के लिए, ठीक है। कुछ टाइम के लिए, कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपने उस शेयर को होल्ड करके रखा है, फिर आप उसको बेच देंगे। तो इस टाइप का जो भी मेरे पास ट्रेडिंग रिलेटेड, ठीक है सर, ट्रेडिंग रिलेटेड पर्पस से जो भी मेरे पास एसेट्स हम होल्ड करेंगे वो सारी चीज़ें आएगी कहाँ पर, करंट एसेट्स में, ठीक है, करंट एसेट्स में आएगा, ठीक है सर। शॉर्ट टाइम में तो वो कभी भी दिखेगा करंट एसेट्स में। विद इन ऑपरेटिंग साइकिल इंटेंशन है बेचने का, अगर हम उसको ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर बेच देते हैं, जैसे यहाँ पे मेरा एग्जांपल हमने 6 मंथ लिया था और उसको इंटेंशन है कि ट्रेडिंग पर्पस के लिए होल्ड किए हैं उस एसेट्स को, और विद इन 6 मंथ वो चीज़ बेच देंगे सर, तो उस चीज़ को कहाँ लेंगे, उस चीज़ को लेंगे करंट एसेट्स में,
ठीक है। एग्जांपल आप देखिए इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए शेयर में आप कुछ इन्वेस्ट किए पैसा और उसको आपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए होल्ड करके रखा है सिर्फ कुछ टाइम के लिए, आप उसको हमेशा नहीं रखेंगे, सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए, तो इस टाइप का इन्वेस्टमेंट कहा जाए सर करंट असेट्स में। ठीक है। एक और चीज़ें होती है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी होगा बट कुछ को नहीं भी पता होगा, तो जिनको नहीं पता वो सुन लीजिए। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स शॉर्ट टर्म के लिए सट्टा लगाना होता है। ठीक है। इन शेयर मार्केट सट्टा टाइप का चीज़ होता है। जैसे मान लीजिए सिर्फ डॉक्यूमेंट में मेरा नाम है, ठीक है, इशू है मेरे नाम पर, बट हम उसे छू नहीं सकते, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट। शेयर मार्केट में मान लीजिए जो आप सट्टा खेले हैं वो आपके नाम पे है कि भाई अगर कुछ भी होगा तो आप उसका जिम्मेवार हैं। बढ़ा निफ्टी तो भी आपको तो प्रॉफिट मिलेगा, अगर निफ्टी घट गया और आपने लगाया था बढ़ने पे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट, अगर बढ़ गया तो, और अगर निफ्टी घटा और आपने लगाया था घटने पे तो भी आपको मिलेगा प्रॉफिट। तो ये सर एक तरह से सट्टा होता है शेयर मार्केट का। ठीक है। तो सिर्फ डॉक्यूमेंट मेरा नाम है, इशू है, ठीक है, बट आप उस चीज़ को छू नहीं सकते, वैसे डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स। अब आइए इसका पॉइंट सी को देखते हैं। सी, इट एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज एसेट्स एसेट्स के लिए, ठीक है, विद इन 12 मंथ्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। इस साल का बैलेंस शीट बनाने के बाद, ठीक है, साल का बैलेंस शीट बनाने के बाद नेक्स्ट 12 मंथ से रिलेटेड करना है इस चीज़ को। ठीक है सर। बड़े कंपनी को जनरली 3 मंथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, ये सब नॉलेज वाली बात है। ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, आपने सर लोन या एडवांस, लोन्स एंड एडवांसेस से रिलेटेड, मान लीजिए मुझे लगता है कि हम जो लोन दिए हैं किसी दोस्त को, किसी बहन को या भाई को, मान लीजिए, ठीक है, लोन दिए हैं, अगर नेक्स्ट मंथ में, ठीक है, आ जाएगा मेरे पास रिटर्न, अगर नेक्स्ट 12 मंथ में, 12 मंथ ही सर डिवाइड करता है, जिस मान लीजिए ऑपरेटिंग साइकिल, पिछले वाले को ऑपरेटिंग साइकिल ही डिवाइड करता है। मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए पिछले वाले केस में मेरा ऑपरेटिंग साइकिल क्या था सर 6 मंथ, तो इससे पहले जो भी आ जाए इस पीरियड में जो आ जाएगा वो है करेंट असेट, और जो इस पीरियड के बाद आएगा वो है सर नॉन करेंट असेट्स। ठीक है। तो मान लीजिए लोन सेट हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पीरियड जो है सर ये यहाँ पे 12 लिए हुए हैं। ठीक है। 6 नहीं लेके ये ऑपरेटिंग पीरियड, ऑपरेटिंग साइकिल सर 12 मंथ है। ठीक है। 12 मंथ का है, मान लीजिए ऑपरेटिंग साइकिल सर 12 मंथ का है। अब ठीक है, इसको काट दो। ठीक है। मान लो लोन आपने दिया, आपका ऑपरेटिंग साइकिल है 12 मंथ का, तो इस 12 मंथ से पहले जो भी आ जाएगा, अगर वो जो लोन है वो आ जाएगा 12 मंथ से अंदर अंदर, तो वो सर आपका करेंट असेट्स कहलाएगा। और अगर वो आएगा 12 मंथ के बाद, ठीक है, तो वो कहलाएगा सर नॉन करेंट असेट्स। ठीक है। चलिए यही चीज़ था, वो चीज़ जो 12 मंथ से अंदर में एक्सपेक्टेशंस है कि रियलाइज़ हो जाए। ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल के अकॉर्डिंग 12 मंथ या ऑपरेटिंग साइकिल, जो नहीं मानता, मतलब इसको पता ही समझ में नहीं आता ऑपरेटिंग साइकिल, उसके लिए यहाँ ये लाइन है 12 मंथ वाली। ठीक है सर। पॉइंट नंबर डी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को फ्रीली यूज़ कर पा रहे हो तो करेंट एसेट्स है। ठीक है। जैसे मान लीजिए नंबर 1 कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस। ठीक है। ये तो भाई सबको जानता है। कैश इक्विवेलेंट का मतलब कैश के समान या कैश के जैसा। ठीक है। तो कैश के जैसा कौन सा चीज़ होता है सर, उन आइटम्स को करेंट एसेट्स कहते हैं। जैसे कैश इन हैंड, कैश, बैंक बैलेंस, ये तो चीज़ सबको जानता है। ठीक है। तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकता है। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड, ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसा सिक्योरिटी जो विद इन 3 मंथ्स में कैश में रियलाइज़ हो जाए इजीली। ठीक है। या हम उसे जब चाहें तब कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टाइप के सिक्योरिटीज़ या इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड
इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ कहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग 3 मंथ जो भी रियलाइज हो जाए इन कैश, ठीक है। नंबर 4.7 1 हो गया, 2 हो गया, शॉर्ट टर्म जो कि 3 मंथ से अंदर में हो जाए। एफडी भी आ सकता है, ऐसा एफडी जिसे जिस दिन चाहे तोड़ सकते हैं एंड उससे पैसा मिल जाए। अगर ये कंडीशन है तो वो भी एफडी सर कैश के जैसा ही है, ठीक है। और नंबर 5 सर लिक्विड फंड इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लीजिए आप सर म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया कि भाई वो वाला इन्वेस्टमेंट जो लिक्विड फंड इन्वेस्टमेंट है, जब चाहे तब उस इन्वेस्टमेंट को हम तोड़ सकते हैं, जब से चाहे वैसे, ठीक है। उसे कहते हैं लिक्विड फंड इन्वेस्टमेंट। इन सारी चीज़ों को कहाँ रखा गया है? कैश की कैटेगरी में, ठीक है। और कैश इक्विवेलेंट के कैटेगरी में, ठीक है। अगर इसे आप फ्रीली यूज़ कर पा रहे हैं तो ही आपका क्या है सर, अगर इस चीज़ों को आप अपने ऑपरेटिंग सर्कल्स, मान लीजिए 6 मंथ का है, ठीक है, 6 मंथ के अंदर अगर आप इन चीज़ों को फ्रीली यूज़ कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए है करंट एसेट्स। बट 6 मंथ से ज़्यादा के बाद आपका जो एसेट्स आप यूज़ कर पाएंगे वो आपका होगा सर नॉन करंट एसेट्स। कौन सा एसेट सर ऐसा आ गया जिसको हम नहीं यूज़ कर सकते हैं 6 मंथ में, ठीक है, अपने ड्यूरिंग ऑपरेटिंग साइकिल? हम करेंगे, मेरा पैसा मेरा मर्जी नहीं चलेगा। कुछ केसेस है बाबू जहाँ पे सर पैसा ब्लॉक कर दिया जाता है, देखिए क्या केसेस है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, को फ्रीली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी अमाउंट को, कैश को या इन पांचों में से किसी भी चीज़ को आप फ्रीली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उस पर रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। अगर 12 मंथ से ज़्यादा का रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, क्योंकि आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल यहाँ पे मान लीजिए 12 एज्यूम है, तो 12 मंथ से ज़्यादा का वो है रेस्ट्रिक्शंस, तो ये क्या होगा सर आपके लिए नॉन करंट। और अगर 12 मंथ से कम का रेस्ट्रिक्शन है तो करंट में जाएगा, ठीक है सर। तो रेस्ट्रिक्शन है उसका आप यूज़ नहीं कर सकते हैं 12 मंथ तक या 12 मंथ से ज़्यादा, तो वो जाएगा सर नॉन करंट एसेट्स में। अब इससे रिलेटेड सर एग्जांपल देखना चाहते हैं, देखिए। एक बार मेरे पापा का सर अकाउंट को सीज किया गया था, वो एक आदमी के हेल्प करने के चक्कर में मुजफ्फरपुर में उनका अकाउंट सर सीज हुआ था एक बार, ठीक है। वो 12 मंथ से ज़्यादा पीरियड के लिए सीज कर दिया गया था। पैसा होते हुए पापा उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे। एक आर्मी का लोन का गारंटर थे, उसी में साइन किए थे, तो उस टाइम में सर जो आपका पापा का पैसा ब्लॉक हुआ था वो चीज़। ओके, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 2, मान लीजिए इनकम टैक्स ब्लैक मनी फाइंड कर लिया आपकी कंपनी पर, और कंपनी का वो अमाउंट जो पाया कि आपका नहीं है उस अमाउंट को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि बिना टैक्स दिए, ठीक है, तुम ये अमाउंट को यूज़ नहीं कर सकते हो। ऐसा केसेस जनरली 2 से 3 साल तक चलता है सर। तो इस वजह से ये चीज़ क्या हो जाएगा आपका नॉन करेंट असेट्स। कैश आप ही का है बट आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर इनकम टैक्स ब्लॉक कर दिया तो, ठीक है। तो कैश आप क्या करेंगे सर, केस लड़ेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर वो अनब्लॉकिंग कर दिया, वो बोला कि भाई टैक्स पे करो, आप कर दिए, खुल जाएगा, तो उसके बाद तो वो आपका सर नॉन करेंट है। बट अगर आप 12 मंथ तक आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन है, तो वो नहीं जाएगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स भी सर 2 टाइप्स के होते हैं। एक है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स 3 ईयर का हो तो मान लीजिए नॉन करेंट, और जब चाहे तब तोड़ सकते हैं, ऐसा अगर हो तो उसी को कहते हैं लिक्विड फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है सर। चलिए आगे देखते हैं। केस स्टडी का आंसर ऐसे देते हैं, रिलेटेड प्रोविजंस लिखना है सबसे पहले, ठीक है। फिर एनालिसिस ऑफ केस को एनालिसिस करना है, फिर कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑपरेटिंग साइकिल, तब डिसाइड करना है कि करंट एसेट है। पहले आप देख लीजिए कि ऑपरेटिंग साइकिल के अंडर आ रहा है, अगर आ रहा है तो करंट एसेट, नहीं आ रहा है तो नॉन करंट में जाएगा, एसेट या लायबिलिटी। और अगर आ रहा है तो
करंट एसेट या लाइबिलिटी, नहीं आ रहा है तो नॉन करंट या लाइबिलिटी, दोनों ही। ठीक है, सिर्फ डिवाइड ऑपरेटिंग साइकिल क्या डिवाइड करता है, करंट और नॉन करंट में। ठीक है, डिफाइन नॉर्मल प्रोविज़न लिखना है क्या चीज़ का सर, डिफाइन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल और डिफाइन करंट एसेट्स और एनालिसिस ऑफ केस समरी डिस्कशन करना है। ठीक है, ये चीज़ें भी आगे बताई जाएंगी। अभी आप देखिए इस चीज़ को, करंट लायबिलिटी को क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटी क्या है। अब तो हो गया वो, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। ठीक है ये वीडियो थोड़ा लंबा है जनरली। ठीक है, आइए करंट लायबिलिटी, ऐसा चीज़ जो एक्सपेक्टेड टू सेटल रिलेटेड टू बिजनेस द लायबिलिटी इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में उम्मीद है कि सेटल हो जाएगा। ठीक है, लिया हुआ मेरा कर्जा, वो क्या चीज़ का सेटल, रिलेटेड टू बिजनेस, वो कर्जा जो आप बिजनेस से रिलेटेड लिए हैं। ठीक है, अगर एक्सपेक्टेशन है कि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड के दौरान वो क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, तो उस चीज़ को कहते हैं सर करंट लायबिलिटी। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या है, द लायबिलिटी प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, वैसा लायबिलिटी जो आपका इंटेंशन ही है या पर्पस ही है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, ऐसा करते हैं अगर आप। ठीक है, पर्पस के लिए मान लीजिए जैसे कंपनी का छोटा मोटा जनरल एक्सपेंसेस के लिए अगर आपने कुछ लोन या लायबिलिटी बोरो किया अपने फ्रेंड से या बैंक से या कुछ भी चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, आपका पर्पस ही वही है कि शॉर्ट टर्म के लिए जनरल एक्सपेंसेस के लिए, तो वो कहलाता है सर करंट लायबिलिटी। ठीक है, एग्जांपल ओवरड्राफ्ट लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट, वर्किंग कैपिटल लोन्स ईटीसी। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर नेक्स्ट पेज पे है इसका। इसमें भी सर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है सर, एग्जांपल जैसे मान लीजिए शॉर्ट टर्म एग्जांपल, इसमें करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, जैसे देखिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे मान लीजिए निफ्टी का आज पॉइंट है 12,000 पॉइंट पर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, पैसा लगाएं आप हमसे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किए, पैसा लगाएं 1 मार्च को। ठीक है, कि निफ्टी विल इंक्रीज इन 2 मंथ, इन नेक्स्ट 2 मंथ में बढ़ेगा। आप कहें कि सर निफ्टी अगले 2 महीना में सर देख लीजिएगा बढ़ेगा। ठीक है, क्या हुआ, 2 महीना का मतलब ये पीरियड। ठीक है, ये 1 मई शर्त लगाएं कि बढ़ेगा इस पीरियड के दौरान निफ्टी। ठीक है, अब देखिए 31 मार्च को जब आप बैलेंस शीट बनाएं। ठीक है, 31 मार्च को जब आप बैलेंस शीट बनाएं तो निफ्टी जो था वो 12,100 पॉइंट से खसक कर 11,600 पॉइंट पे आ गया। ठीक है, मतलब अब आपको लग रहा है कि भाई हम हार जाएंगे सर। ठीक है, तो उस केस में अनफेवरेबल सिचुएशन है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप हार जाएंगे, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप का लायबिलिटी ठीक है क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए लायबिलिटी क्रिएट करेंगे इस अमाउंट के लिए। ठीक है, कि भाई सेटलमेंट करना पड़ेगा, 31 मार्च आ ही गया और भाई हारेंगे। मान लीजिए 1,000 के लिए सर खेले थे, चैलेंज लगाए थे, तो ये 1,000 हमको 2 मंथ के बाद विद इन ऑपरेटिंग साइकिल में देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे सर, ऑपरेटिंग साइकिल में इस चीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए इसको कहेंगे करंट लायबिलिटी। चलिए इसके बाद देखते हैं इस चीज़ को। सी एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 12 मंथ में विद इन 12 मंथ्स में कर्जा वाला पैसा दे देंगे, सेटल हो जाएगा। जो बिजनेस से रिलेटेड ना हो तो करंट लायबिलिटी है सिर्फ। ठीक है, अगर आपका बिजनेस से रिलेटेड नहीं, आपने बाहर से किसी चीज़ के लिए कर्जा लिया है, ठीक है, दूसरे काम के लिए, तो उसका अगर आपको एक्सपेक्टेशंस है कि हाँ हम वो चीज़ विद इन 12 मंथ्स दे देंगे, तो आप पे करंट लायबिलिटी है आपके ऊपर, वो आपकी कंपनी पे नहीं है, वो आपका पर्सनल लायबिलिटी है। ठीक है सर।
तो वो जाता है अदर में, जो पर्सनल है वो जाता है कहाँ, अदर्स में। ठीक है। नंबर डी, कोई लायबिलिटी या कर्जा का अमाउंट है जिसे हम पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, 12 मंथ से ज़्यादा के लिए पे करना ही पड़ेगा विद इन 12 मंथ्स, तो वो है करंट लायबिलिटी। ठीक है सर, पोस्टपोन करने का अधिकार आपके पास नहीं है तो वैसा लायबिलिटी क्या है, करंट लायबिलिटी। और इफ़ अधिकार है तो कि पोस्टपोन कर सकते हैं तो वो होगा नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल, मान लीजिए 1 अप्रैल को आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, 10 ईयर के लिए, मतलब 10 लाख का लोन लिया 10 ईयर के लिए। तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि रीपे करना है आपको एट एवरी ईयर 1 लाख। ठीक है। तो यहाँ पे आप सर लोन लिए, पहला साल आपने 1 लाख दे दिया, सेकंड 1 लाख आप सर नेक्स्ट ईयर देंगे। ठीक है, 1-1 लाख करके पे करना पड़ेगा बैंक का। ठीक है, कोई ऑप्शन, कोई भी अधिकार नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, इन दैट सेंस मेरे पास, इन द सेंस कंपनी के पास। ठीक है। तो ये मेरे लिए सर करंट लायबिलिटी, करंट लोन क्या है, बैलेंस शीट में ऐसे दिखेगा, करंट लोन 1 लाख और नॉन करंट लोन 9 लाख। ठीक है। क्या हम बैंक को कह सकते हैं कि अभी मत आना, बाद में आना, जैसे दोस्त को बोल देते हैं कि भाई अभी नहीं, अगले मंथ दे देंगे, क्या हम इस तरह की बातें बैंक से कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते हैं, आपको कोई हक नहीं देता है। ठीक है। बट ये चीज़ दोस्त को बोला जा सकता है, दोस्त लोग जनरली समझता भी है, बट कोई कोई दोस्त इसका गलत फ़ायदा उठाता है तो फिर इंसान को गुस्सा आता है। ठीक है। तो वो भी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ जिसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, एग्जाम्पल बैंक का लोन आपको रीपे करना ही पड़ेगा 1 लाख रुपये, या आप पार टरका नहीं सकते, मतलब कि भाई झूठ नहीं बोल सकते, पोस्टपोन नहीं कर सकते कि भाई बाद में ले लेना, आपको देना ही पड़ेगा विद इन योर ऑपरेटिंग साइकिल। तो वो है आपके लिए सर, अगर विद इन आपको ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स के अंदर देना है तो वो है करंट लायबिलिटी, और ऑपरेटिंग साइकिल के बाद देना है तो है आपके लिए सर नॉन करंट लायबिलिटी। ओके, और कुछ है सर? हाँ, थोड़ा सा और है। अगर कोई लायबिलिटी जिसे हम पोस्टपोन कर सकते हैं 12 मंथ से ज़्यादा, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो वो होगा नॉन करंट लायबिलिटी, जिसको हम पोस्टपोन कर लेंगे। करंट लायबिलिटी एक और चीज़ होता है करंट लायबिलिटी का, देखिए, रीपेएबल ऑन डिमांड। मान लीजिए इफ़ आपने लोन लिया, अगर कोई इंस्टॉलमेंट आप इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए, छूट गया, ठीक है, तो बैंक हमें जब लोन देता है तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट पे साइन करवाता है। उसमें डॉक्यूमेंट ऐसा भी होता है जिसमें ये चीज़ लिखा रहता है कि आपने अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो बैंक करंट में ही आपसे पूरा लोन का अमाउंट के लिए डिमांड कर सकता है एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो मान लो जो आप 10 लाख का लोन दिए थे, अगर मेरा किसी एक साल में 1 लाख इंस्टॉलमेंट नहीं दिए सर, ठीक है, मेरे पास अधिकार नहीं था और हमने नहीं दिया, बैंक बोला कि भाई आपको पे करना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी राइट्स that you get discount, and you don't pay 1 lakh rupees in this year, you don't have another option either other than to pay 1 lakh rupees, but you don't pay. In that case what happens, तो उस केस में सर आपने अपना जीडी करवा लिया। ठीक है, बैंक आपको उसी टाइम कहेगा कि 1 लाख नहीं दिया ना, ठीक है, रुक जा बाबू, पूरा 10 लाख अमाउंट लोन का रिटर्न कर। इस केस में ये 10 लाख क्या बन जाएगा सर, करेंट लायबिलिटी हो जाएगा आपके ऊपर। ठीक है, ये भी चीज़ है। अब इसी चीज़ को सर हम बुक से एक बार देख लेते हैं। एंटिटी, एंटिटी मीन्स बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, एंटिटी किसी एसेट्स को करेंट कब मानेगी, ऊपर जो चारों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो तो मानेंगे कि वो करेंट असेट्स है। ठीक है सर, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मान लीजिए एंटिटी किसी एसेट्स को करेंट कब मानेगी, एन एंटिटी शॉल क्लासीफाई एन एसेट एज एन करेंट कब कहेगा, इट रेफर्स एंटिटी, इट किसके लिए रेफर्स हो रहा है सर, यहाँ एंटिटी को। और ये और ऑप्शन है, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन अगर
अगर कोई भी एक ऑप्शन कंडीशन फुलफिल हो गया तो ये सर ले लिया जाएगा एज ए एसेट्स। क्या है सर? एक्सपेक्ट एंटिटी अगर आपसे एक्सपेक्ट करता है रियलाइज टू एसेट, रियलाइज क्या? कैश, ठीक है। इंटेंस टू सेल, सेल क्या? फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। कंज्यूम और एक्सपेक्ट्स टू कंज्यूम, ठीक है। कंज्यूम क्या सर? रॉ मटेरियल। और इन तीनों का कॉमन क्या है सर? विद इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। एग्जाम्पल डिवेंचर, इन्वेंट्रीज, ये सारी चीज़ों को हमने देखा है, ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 2, इट होल्ड्स द एसेट प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। आपका होल्डिंग करके रखे हैं आप एसेट्स को ट्रेडिंग पर्पस के लिए, ठीक है, आप बेच देंगे विद इन आपके ऑपरेटिंग साइकिल में, ठीक है, तो वो चीज़ आपका सर करंट एसेट्स कहलाएगा। इट एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज द एसेट्स विद इन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। अगर जैसे एक चीज़ था कि अगर किसी को अपना पीरियड समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो 12 मंथ का मान लेगा, वो नीचे है, ठीक है। तो जो आप 12 मंथ के अंदर रियलाइज़ हो जाए, ठीक है, या आपके ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर रियलाइज़ हो जाए, या 12 मंथ मान लीजिए अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल है उसके अंदर आ जाए, तो इस चीज़ों को कहेंगे सर, क्या कहेंगे? करंट एसेट्स। और अगर 12 मंथ के बाद आए तो नॉन करंट एसेट्स, या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद है तो भी नॉन करंट एसेट्स। दोनों एक ही चीज़ है, ऑपरेटिंग साइकिल या तो नॉर्मली ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ, ठीक है। अगला देखिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, द एसेट इज़ कैश और कैश इक्विवेलेंट जब तक रेस्ट्रिक्शन ना हो, ठीक है। वो एसेट अगर आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रीली यूज़ कर रहे हैं तब तो सर वो आपके लिए करंट एसेट्स हैं ही, बट अगर उस पर रेस्ट्रिक्शन लग जाए कि बिगनिंग कि आप उसको यूज़ नहीं कर सकते टू सेटल अ लायबिलिटी, ठीक है, तो एटलीस्ट 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, अगर आपका 12 मंथ से ज़्यादा के लिए रेस्ट्रिक्शन लग गया तो वो आपके लिए सर एसेट तो है लेकिन नॉन करेंट एसेट्स है। और 12 मंथ से कम के लिए अगर रेस्ट्रिक्शन है तो वो आपके लिए सर करेंट एसेट्स है। ओके, यही चीज़ है। अगर किसी को अपना नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है, समझ में ना आए तो वो एज्यूम क्या कर सकता है सर? 12 मंथ का एज्यूम कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, एन एंटिटी शॉल क्लासीफाई ऑल अदर एसेट एज नॉन करेंट। अगर ऊपर का चारों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो उसको क्या कहेंगे सर? नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। नंबर 1, कंपनी का करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ऑपरेटिंग साइकिल को पढ़ लेते हैं। देखिए, कंपनी का करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी डिपेंड करता है किस पर? इस पर, ऑपरेटिंग साइकिल पर। द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ एन एंटिटी इज़ द टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स मतलब रॉ मटेरियल, फॉर प्रोसेसिंग देयर रियलाइजेशन इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। वहीं जो कन्वर्जन हमने पढ़ा था, कैश से पूरा एक साइकिल होने के बाद जो लास्ट में फिर कैश रिटर्न रियलाइज होता है, उस पीरियड में जो सर टाइम लगता है ना, व्हेन द एंटिटी नॉर्मल, वो जो टाइम लगता है उसी पीरियड को कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है सर। व्हेन एंटिटी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल इज नॉट क्लियरली आइडेंटिफाइबल, इट इज एज्यूम टू बी 12 मंथ्स का मान लेंगे। अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कुछ बिजनेस कि कितना मंथ का होना चाहिए तो उस केस में सर क्या मान लेंगे? ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स। ओके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं करंट लायबिलिटी क्या होता है। एंटिटी किसी लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी कब मानेगी? एन एंटिटी शॉल क्लासीफाई एज अ लायबिलिटी एज अ करंट वाइल, कब? इट यहाँ पे रेफर कर रहा है सर एंटिटी को।
अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो तो इसको क्या मानेगी कंपनी? करेंट लायबिलिटी। चलिए तो कंडीशंस पढ़ते हैं क्या है। इट एक्सपेक्ट टू सेटल लायबिलिटी इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर वो सेटल हो जाए। इट होल्ड्स लायबिलिटी प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग पर्पस के लिए उसको होल्ड करके रखा हो। द लायबिलिटी ड्यू टू सेटल विद इन 12 मंथ्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, वो लायबिलिटी जो विद इन 12 मंथ में आपको लगता है रिपोर्टिंग पीरियड से पहले आ जाए तो वो लायबिलिटी, ठीक है। ये सारी चीज़ों को कॉपी से अभी जस्ट इससे पीछे एक्सप्लेन किया ही गया है यहाँ से, करेंट एसेट्स वाले पॉइंट से, ठीक है सर। फिर लास्ट देख लेते हैं। इट डज़ नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डेफर मीन्स पोस्टपोन्ड, वैसा लायबिलिटी जिसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। कम से कम 12 मंथ के लिए आपको पे करना ही पड़ेगा। लोन टेकन फ्रॉम बेस्ट बैंक्स एंड रीपे अप विद इन कितना में सर? 12 मंथ्स या ऑपरेटिंग साइकिल आपका। तो इस केस को क्या कहते हैं सर? करेंट लायबिलिटी। क्लासीफाई ऑल अदर्स लायबिलिटी एज नॉन करेंट। ऊपर के चारों में से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो उसे क्या कहेंगे सर? नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। अब आइए पीछे में ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत छोटे हैं, इसको कर देते हैं। पॉइंट नंबर 4, रिसीवेबल्स से रिलेटेड है। रिसीवेबल्स ऑल बी क्लासिफाइड एज अ ट्रेड रिसीवेबल इफ इट रेस्पेक्ट्स टू द अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स का बात हो रहा है, दैट मीन्स सर इधर 2 टाइप ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है। डेटर से रिलेटेड आप इधर आ जाइए, डेटर, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स का डेटर अगर और वही पॉइंट आप 4 और 5 है पेबल से रिलेटेड, ठीक है, और 4 है ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड। अगर 1 मिनट यार, चलिए डेटर अगर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस हो, अगर डेटर आपका, ठीक है, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस हो तो कहाँ जाएगा सर? करेंट अदर करेंट असेट्स में जाएगा। और अगर डेटर आपका रिलेटेड टू बिजनेस हो तो वो कहाँ जाएगा सर? ट्रेड रिसीवेबल्स में आएगा, ठीक है। सेम इसी तरह सर ट्रेड पेएबल्स होता है। अगर आपका क्रेडिटर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस है तो कहाँ जाएगा सर? अदर करेंट लायबिलिटी में। और अगर वो सर आपके क्रेडिटर अगर आपका बिजनेस से रिलेटेड है तो वो कहाँ जाएगा सर? ट्रेड पेएबल्स में, ठीक है। तो बस इतना ही पॉइंट था और एक लास्ट 6 पॉइंट है। इसके बाद आगे हम करेंगे कंटिन्यू एक ही वीडियो में, ठीक है सर। तो ये है सर पॉइंट नंबर 6 पॉइंट नंबर क्या कहता है? अ कंपनी शॉल डिस्क्लोज द फॉलोइंग इन द नोट्स। आपको कुछ चीज़ें ऐसी है जिसका शेड्यूल 3 कहता है कि आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके प्रेजेंटेशन के टाइम में नोट्स में क्या क्या अलग से आपको डिस्क्लोज करना है, ये सारी चीज़ें आपको नोट्स इनके लिए बनाना ही पड़ेगा। रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लायबिलिटी, मतलब आप जो भी है वहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए, तभी आप नोट नंबर वहाँ डाल के बैलेंस शीट में आप शो कीजिए। यही इतना ही इसका कहना है। बाकी ये सारी चीज़ों को हमने कॉपी से पढ़ा। इसके बाद एक एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 3, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। एग्ज़ाम्पल नंबर 3, रिजर्व्स फ्यूटरा लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग आइटम्स अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2011। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 80, 60, 90, ठीक है। ये तीनों अमाउंट दिया हुआ है। एक्यूमुलेटेड लॉस ऑफ रुपीज़ 2,50,000। एक्यूमुलेटेड लॉस को असेट साइड में दिखाया जाता है, ठीक है। दिखाते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस को, नहीं यहाँ क्या किया, हाँ ये इसका रिगार्डिंग था। ये क्या किया, अच्छा, इट हैज़ डिस्क्लोज अंडर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो पूछ रहा है कि क्या ये शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग सही है। क्या किया, एक्यूमुलेटेड लॉस था 250 रुपये का, इसको असेट साइड में दिखा दिया। क्या सही है? नहीं। सॉल्यूशन इसका लिखा हुआ है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे सर? सरप्लस का ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 कैसा होना चाहिए?
ये सर कहाँ जाता है, ये 250 अमाउंट उठ के आता है सर रिजर्व एंड सरप्लस में, ये पॉइंट पे। ठीक है, ये 250 लाख जो एंट्री कर दिया असेट्स में, ये गलत था। ये कहाँ आता सर, ये यहाँ आता सर। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में एसपी आता, जनरल रिजर्व्स आता, फिर जनरल रिजर्व्स आ गया, ठीक है, कैपिटल रिजर्व्स आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आ गया। इन तीनों के नीचे नंबर 4 करके सर ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस आ गया 250 लाख का, और इसको प्लस करके ये डेबिट है, लॉस है, अगर प्रॉफिट होता तो ऐड होता, बट ये लॉस है तो माइनस करके बचा 20 अमाउंट। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, ऐसे करके बनाना था। तो दैट मीन्स सॉल्यूशन क्या कहता है कि नहीं ये गलत है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं इसी से रिगार्डिंग। आईसीआई का मॉड्यूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, स्टेट द विच हेड, कौन आइटम कहाँ जाएगा। ठीक है, क्लासिफाइड इन द बैलेंस शीट शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्या कहता है सर, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ इशू शेयर कैपिटल। ठीक है, एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी आ गया, क्या है सर, रिफंडेबल है। ठीक है, ये चीज़ क्या है, रिफंडेबल है, तो ये क्या होगा, करेंट लायबिलिटी। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, तो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस है। अनपेड म्यूचुअल तो डायरेक्ट चला जाएगा सर रिजर्व्स एंड सरप्लस में। अनपेड मैच्योर्ड डिबेंचर एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, मैच्योर्ड हो चुका है, आपको देना है। ठीक है, तो मैच्योर्ड हो चुका है, अभी तक अनपेड है, दिए नहीं है, तो क्या है सर, आपके ऊपर करेंट लायबिलिटी है, सिंपल सा पॉइंट है। चलिए फिर ये लास्ट टॉपिक है आज का, अनकॉल्ड लायबिलिटी, फाइनल कॉल बाकी है। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर का मतलब कुछ कॉल बाकी है, एग्जांपल फाइनल कॉल बाकी है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, एंड अदर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बाकी अदर पार्टली हो चुका है पेड अप, बाकी फाइनल कॉल अभी नहीं हुआ है, तो सर ये कहाँ जाता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी में जाता है। इसके बाद देखिए कॉल्स अनपेड अप, ये कहाँ जाएगा सर, पेड अनपेड, ये कॉल से रिलेटेड सारा बात शेयर होल्डर फंड्स में आता है। ठीक है, इस सब में कोई ट्रिक कुछ नहीं है। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट कहाँ जाएगा, सिंपल सा चीज़, शेयर होल्डर्स फंड के नीचे में जाएगा सर। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं, साइन आउट करते हैं यहाँ पे, और कुछ है नहीं। लेक्चर नंबर 20, लेक्चर नंबर 5, दोनों चीज़ें एक साथ इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, गुड डे एंड टेक केयर, जय हिंद।